So guys, today is our session number 5. Guys, today is our session number 5. And till now, in the last 4 sessions, we have revised, we have discussed the amendments. We discussed the amendments relating to basic concepts, residential status, salaries, house property, business profession, capital gains. The last session, primarily we focused on capital gains. So before I tell you the agenda for today, in fact, I'll tell you the agenda for today first. Today we are going to revise the chapter of other sources, a small and a sweet chapter. So today's session, all our heads along with the amendments will be finished. But in the last session, exemptions from capital gains we missed out because in the notes there was not, that page was not available. So what I have done is, you can see in the description box of today's class. Kindly go and see the description box of today's class. उसके अंदर मैंने notes में in fact last 3 pages में वो exemptions डाल दी हैं जो पिछली क्लास में हम नहीं करवा पाए थे because it slipped out when we were making the smart notes. तो पहले मैं आज क्या करने वाला हूं, सेक्शन 54 सीरीज की कैपिटल गेन की एग्जेम्पशंस डिस्कस करने वाला हूं और फिर अदर सोर्सेस करें. तो आज का जो एजेंडा है बड़ा क्लियर है. कैपिटल गेन्स में कुछ मिसलेनियस इश्यूज हैं, पहले वो एक बार निपटा लें और फिर अदर सोर्सेस करें. तो मैं आप लोगों से एक बार रूबरू होता हूं मैसेज पर. आप लोग मेरे साथ मैसेज पे हैं बिल्कुल. गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून. बाकी अपना हालचाल बताइए मुझे, कैसा चल रहा है, लाइफ कैसी चल रही है, पढ़ाई करने का मन तुम्हारा करता है या नहीं ये भी बताइएगा. क्या लाइफ में एक्साइटमेंट चल रही है इस टाइम पर, लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट चल रही है, या लाइफ चल रही है, या लाइफ चल ही नहीं रही है. एक बार थोड़ा सा मुझे बताइए सो दैट आपके जो मानसिक लेवल है इस टाइम पे वो मुझे पता चले. आई एम वेरी एक्साइटेड दीज डेज, बट यू नो यू आर स्टूडेंट्स, we know how to handle our mind, but you people are still young, learning the tricks. So एक बार प्लीज मुझे बताइएगा, प्लीज एक बार मुझे बताइएगा आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये भी बताइएगा. और आजकल आपकी मनोस्थिति क्या चल रही है वो भी प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि आज का जो सेशन है उसमें आराम से हम अदर सोर्सेस और 54 सीरीज की एग्जेम्पशंस फिनिश कर लेंगे. कोई मारा मारी नहीं है, क्योंकि मारा मारी करने का फायदा भी नहीं है. हाँ जी, प्लीज बच्चों मुझे बताइएगा, हाउ आर यू फीलिंग दीज डेज, प्लीज ये भी मुझे बताइएगा. डू यू वांट, यू फील लाइक स्टडिंग, यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, और यू आर टेंस्ड, नॉट टेंस्ड. टेक्नोलॉजी में तो भैया 2 वेज होना पड़ेगा ना. फेस टू फेस में तो आई कैन लुक एट योर फेस, आई कैन लुक एट योर आईज एंड डिटरमिन कि क्या चल रहा है आपके मन में. लेकिन टेक्नोलॉजी में तो यू हैव टू इंटरेक्ट विद मी, then only I'll come to know what is the state of your mind. No excitement. Shruti is saying no excitement. अच्छा, there is no excitement. Any other student? Nishu आप बताइएगा कैसा चल रहा है. No excitement. अच्छा श्रुति, एक बात और बताइएगा, एक्साइटमेंट के लिए क्या किया जाए ये भी आप बताइएगा. So let's make it next 10 minutes. थोड़ा सा मैं आप लोगों से रूबरू होता हूं, बातचीत करता हूं. और मैंने बोला आज का सेशन कंपैरेटिवली बहुत प्रेशर वाला नहीं है, क्योंकि हमें आज अदर सोर्सेस और एग्जेम्पशंस को रिवाइज करना है. आज के बाद यस, ऑल द हेड्स रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिक्स विल बी रिवाइज्ड अलोंग विद द अमेंडमेंट्स. और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये रिवीजन लेक्चर्स विल बी बेटर फॉर दो स्टूडेंट्स, उनको ज्यादा यूजफुल रहेंगे जिन्होंने ऑलरेडी फुल बैच कंप्लीट कर लिया है, फुल लेक्चर्स देख लिए हैं. हु आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम थोड़ा सा उनको पकड़ने में मुश्किल रहेगी. तो इट इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर कोर्स और अ पर्टिकुलर चैप्टर. इट इज लाइक ब्रशिंग ऑफ, एंड की एरियाज पे हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं, इस बहाने रिवाइज हो जाता है. हाँ जी, अनेबल टू फोकस, मैनेजिंग टू डू द सेम. सर अनिकेत यू हैव टू क्लियर इन दिस अटेम्प्ट. अनिकेत देख भाई, तेरे हाथ में ना क्लियर करना नहीं है,
एक बात को क्लियर कर लो, 2-3 बातें चलो मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करता हूँ। जनरली सेशंस की टाइम लिमिट कम होती है, तो जनरली मैं इस टॉपिक को टच नहीं करता और पढ़ाई पे ही कंसंट्रेट करता हूँ। लेकिन आज मैं जब स्टार्ट कर रहा था तो मुझे लगा था कि आज थोड़ा-सा बच्चों से रूबरू होते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है जब चारों तरफ इतनी नकारात्मकता, इतनी नेगेटिविटी, इतना दुख, इतना पेन, इतनी पीड़ा जब चारों तरफ है, तो बनता है कि कोई आपको थोड़ा-सा समझाए और आपको कर्तव्य तक या कर्तव्य को कैसे निभाना है वो थोड़ा-सा बताएँ। तो मैं 5-10 मिनट लूँगा और इसी बात पे आज थोड़ा-सा स्टार्टिंग से ये चर्चा करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अनिकेत, मैं आपको ये बता रहा था, आपने कहा इस अटेम्प्ट में क्लियर करना है। देखो, इससे स्ट्रेस क्रिएट होगी और कुछ नहीं होगा। आप अपनी एफर्ट्स को करिए, आउटकम को डिटरमिन नहीं किया जा सकता। हमारी कोई वजूद ही नहीं है, कोई हस्ती नहीं है कि हम आउटकम को डिटरमिन करें। पूरे सृष्टि में, पूरी यूनिवर्स में हमारा बिंदु मात्र, हम बिंदु मात्र हैं। देखो, देयर आर टू वेज, वन वे ऑफ लाइफ। मैं आपको एक आज जीवन जीने की 2 कलाएं दे रहा हूं। एक जीवन जीने की जो कला है वो ये है, कट थ्रोट कंपटीशन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। मैं आग लगा दूंगा दुनिया में, मैं मतलब पहाड़ों पे चढ़ जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक तो वे वो है ना, जिसमें आपको मोटिवेशनल गुरुज, यू नीड टू डू इट, यू हैव टू डू इट, यू आर द सुप्रीम थिंग, करो करो करो। एक तो ये तरीका होता है, इससे कोई फायदा मिलता नहीं है। मैं बताऊं, इस टाइप के जो मोटिवेशनल लेक्चर्स मैंने सुने हैं कि आप करो करो करो, बहुत से, ये संदीप महेश्वरी एंड मैं, बड़े बड़े नाम हैं। मैं चलो सबकी बात करें, उसमें सोनू शर्मा भी हैं, बहुत सारे बने बड़े बड़े हस्ती। लेकिन द पॉइंट इज, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं बताता। सारे लोग प्रॉब्लम्स को गाते रहेंगे। मैंने बहुत सारे और मोटिवेशन स्पीक, सब प्रॉब्लम्स को बताए रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में सॉल्यूशंस क्या है? एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या है? 1-1 करोड़ उनके व्यूज हैं, यस मैं देखता हूं, 2-2 करोड़, पता नहीं और कितने फैन फॉलोइंग है। 1-1 करोड़ उनके व्यूअर्स हैं और प्रॉब्लम ही रोए जा रहे हैं, सॉल्यूशन तो कोई दे ही नहीं रहा। तो एक एक तरीका तो मैंने आपको बताया यही है कि आप मैच, वो क्या कहते हैं उसको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सभी चीजों से कुछ होता नहीं है। वो रोंडा ब्राइन की मैजिक वाली बुक मैंने 5-6, यस 5-6 मैंने सीरीज बुक्स की लेके आया, पढ़ा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट उसका असर हुआ, लेकिन उसके बाद धाके 3 पात। तो हम इतना कुछ समझते हैं, लेकिन जिंदगी में बदलाव नहीं आता, एक्चुअल में बदलाव नहीं आता। इतना कुछ हम करने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है। कमाना चाहते हैं, करोड़ों मिलते हैं, लाखों, कभी ज्यादा मिल जाते हैं, कभी कम मिल जाते हैं, कभी एकदम सीधी तरीके से गाड़ी चल रही होती है, फिर एकदम गाड़ी पटरी से उतर जाती है। कभी सुबह पढ़ने का मन करता है, कभी नहीं करता, कभी अनचाहा डर लगा रहता है। तो सब यही बोलेंगे, एक अप्रोच, जो लैक्स एंड लैक्स जिनके फॉलोअर्स हैं, वो बिग बिग, वो और आपके अभिनव बहुत सारे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे बात नहीं कर रहा, जिनके लैक्स एंड करोड़ करोड़ फॉलोअर्स। बस भाई, यू नीड टू डू इट, भाई भाई भाई, यू नीड टू डू इट का एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं आपको आज समझा रहा हूं, हाउ टू टेक थिंग्स। दूसरा तरीका, एक तो होता है मैं करूंगा, दूसरा ये होता है मैं कुछ नहीं कर सकता। यस सर, ये तो बड़ी नकारात्मक सोच हो गई। अगर हम ऐसे बैठ जाएं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हूं क्या, मेरी हस्ती क्या है। दोस्तों, इसमें ही मजा है जिंदगी का। यस, तो थोड़ा और समझाओ इस पॉइंट को। हम क्या कर सकते हैं? क्या हम दिन को रात कर सकते हैं? रात को समझना, इसको मिस इंटरप्रेट मत करना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो मैं बात बताने वाला हूं बड़े ध्यान की है, बड़े
संभल के समझने वाली बात है। जहां चूक गए वहां ही आपका मन इस बात को उल्टा ले जाएगा और बोलेगा भाई सचिन सर कह रहे हैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डिस्क्लेमर, देयर आर टू वेज। वन इज फॉलोइंग द रैट रेस, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और दुनिया को दिखाऊंगा और क्या क्या करूंगा। एक तो वो अप्रोच है जो मैं इतने सालों में सीखा हूं, जो मैं सीखा हूं कि भाई सरेंडर की अप्रोच, समर्पण की अप्रोच, जहां पर मैं क्या चाहता हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। चाहता हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। मैं काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, बस ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं फर्स्ट आऊंगा, सेकंड आऊंगा, थर्ड आऊंगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या होगा। तो यू आर नॉट ट्राइंग टू प्री डिटर्मिन द आउटकम, यू आर नॉट ट्राइंग टू प्री डिटर्मिन द आउटकम। प्रॉब्लम यहां आ रही है, आप आउटकम को प्री डिटर्मिन कर लेते हो और फिर एफर्ट्स करते हो, और होता क्या है उसके बाद, आउटकम को प्री डिटर्मिन करने के बाद जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो कहीं ना कहीं आपके मुताबिक कभी होंगे ही नहीं, और आपके लाइफ के अंदर फिर वही कश्मकश, स्ट्रेस, दीवार पे सिर मारने वाली बात। तो जैसे अभी अनिकेत ने कहा, उसी बात से मैंने इस दिमाग में मेरे बात आई कि सर मैं इस बार क्लियर करना चाहता हूं। भाई इसी बार क्लियर करेगा, ये तेरे हाथ में नहीं है। हो सकता है तू अगली बार में क्लियर करे, हो सकता है तू इसी बार में क्लियर करे। तो अपनी मेहनत पे कंसंट्रेट कर और छोड़ दे उसको यूनिवर्स पे, कुछ भी कह लो, सृष्टि पे, भगवान पे, सुप्रीम पावर पे, तुम छोड़ दो, बात कम देखा जाएगा। एक्सेप्टेंस बोलते हैं ना कि हम जितनी भी वो करते हैं, क्या कहते हैं, वर्कशिप, सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे मन का। हम सुख तो चाहते हैं, लेकिन हम सुख को चाहते हैं दुख के बदले। लेकिन अगर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हैप्पीनेस एंड सैडनेस आर पार्ट ऑफ द सेम कॉइन। हाउ कैन यू आस्क फॉर द डे विदाउट द नाइट, एंड देयर कैन बी नो नाइट विदाउट द डे। हाउ कैन यू बी पासिंग द एग्जाम विदाउट फेलिंग, हाउ कैन यू पास द लाइफ विदाउट फेलिंग। भाई पास एंड फेल आर बोथ पार्ट ऑफ द सेम कॉइन। आप विभाजित कर रहे हो लाइफ को, ये अच्छा ये बुरा, ये काला ये गोरा, ये इंटेलिजेंट ये डफर, ये अमीर ये गरीब। जब तक ये चलता रहेगा आप इन दो पार्ट्स के अंदर ही पिसते रहोगे। वेदर यू आर 20 और वेदर यू 40 और यू 80, अच्छे बुरे में फंसे रहोगे। कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। अगर ये थोड़ी सी ट्यूनिंग करें कि भाई मैंने तो अपनी मेहनत करी थी, मेहनत में ही मजा ले लिया, अब देखा जाएगा जो होगा। और आप देखना, जब इस मोड पे आओगे और मेहनत में ही मजा लेने लग जाओगे, when you start enjoying the efforts, when you start enjoying the मेहनत, results won't matter, और when the time results don't matter, results मिलने शुरू हो जाते हैं। यही एक कॉन्ट्राडिक्शन है, एक आयरनी है, एक पैराडॉक्स है कि जब हम चाहते नहीं है चीजों को, जब चीजें मिलती हैं, और जब तक चाह है जब तक नहीं है। A person who is begging doesn't get anything, and when you stop begging you get everything. It is just like you have to be open, है ना। sometimes we feel God's की blessings हमारे पास नहीं आ रही हैं, sometimes we feel we are very unfortunate, sometimes we feel भगवान की कृपा नहीं हो रही है। तो हम पूजा पाठ, मैं नहीं कह रहा नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन क्या भगवान की ब्लेसिंग्स मांगने से मिलेंगी? क्या हम भगवान को भी इंसान की तरह समझते हैं कि भाई हम उनको कुछ कहेंगे वो जब देंगे? क्या वो जानते नहीं हमारी पीड़ा? माता पिता को पता नहीं होता कि हमें क्या चाहिए? हमारे पैदा होने से पहले ही वो अरेंजमेंट करके रखते हैं। तो मांगना नहीं है, ऑलरेडी है। ऐसा तो नहीं है कि हम ही मुंह मोड़े खड़े हैं, हम ही मुंह मोड़े खड़े हैं और उसकी ब्लेसिंग्स नहीं ले पा रहे। इतनी स्ट्रगल, इतनी पीड़ा लाइफ में क्यों है? एक एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं। रविंद्रनाथ टैगोर, यू नो, वेरी फेमस राइटर एंड वेरी अ स्पिरिचुअल पर्सन, वो
रात के अंधेरे में कुछ लिख रहे थे, उन्होंने मोमबत्ती जला रखी थी और नींद आने का टाइम हो रहा था, तो उन्होंने मोमबत्ती बुझाई एंड ही वॉज अबाउट टू रिटायर टू द बेड। जैसे ही मोमबत्ती बुझाई, जैसे ही मोमबत्ती बुझाई, अचानक ही नाचने लगे, नाचते हुए बाहर आ गए और आसपास के जो पड़ोसी थे बोलते, भाई रविंद्र क्या हो गया, ऐसा क्या मिल गया तुम्हें जो तुम नाच रहे हो? क्या जी मुझे समझ आई कोई बात। तो पड़ोसी बोलते, क्या बात समझ आई, बताओ जी क्या बात समझ आई। क्या जी, जब तक मेरी मोमबत्ती जल रही थी तो चांद बाहर खड़ा था, जैसे ही मैंने मोमबत्ती बुझाई चांद अंदर आ गया। आप ये एक्सपेरिमेंट घर में करना कि आप अपने घर की लाइट ऑन करना, विंडो है, रात का टाइम होगा, अभी फुल मून नाइट थी, तो आपके चांद की किरणें अंदर नहीं आएंगी जब तक आपकी लाइट ऑन है। आप लाइट को बंद करेंगे तो वो चांद की किरणें आपके अंदर आएंगी। ये मैंने टेस्ट किया, एक्चुअली में टेस्ट किया, अभी 3-4 दिन पहले फुल मून नाइट थी और एक्चुअली में चांद की किरणें अंदर आई। फिर मैंने लाइट ऑन करी, वो दिखाई नहीं दी। तो फिर वो मोमबत्ती क्या है? ऐसा तो नहीं है कि वो मेरी मैं है, मेरी ईगो है, मैं करूंगा मैं करूंगा, और जैसे ही मैंने मैं को बंद किया तो चारों तरफ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आ गई मेरे पास। एक बात सोच के रखिए, एक और एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए, अगर इस पॉइंट को पकड़ पाए तो शायद जिंदगी का आपका मोड़ बदल जाए। एक पॉइंट और देता हूं दोस्तों, बारिश होती है, पानी कहां ज्यादा भरता है, गड्ढे के अंदर या प्लेन जगह पर? प्लीज मुझे बताइएगा। अगर बारिश होती है, बारिश होती है, बारिश होती है, तो बताइए पानी कहां ज्यादा भरता है, गड्ढे के अंदर या प्लेन जगह पे? पहाड़ों में पानी ज्यादा भरेगा या नदियों में पानी ज्यादा भरेगा? बताइएगा दोस्तों। अगर बारिश होती है, पानी ज्यादा कहां भरता है, गड्ढों में, लहरों में, नदियों में, झरनों में, या पहाड़ पे? या आप अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो पहाड़ है नहीं, गड्ढों में या प्लेन पे? गड्ढे में। तो क्या पानी को भरने के लिए जगह खाली करनी पड़ी? पानी तो था ही पहले भी। तो क्या हम पात्र तो नहीं बने हुए ब्लेसिंग्स पाने के लिए? सृष्टि के जो इतना चमत्कार हो रहे हैं दिन रात, क्या हम ही तो नहीं बाधा उसके अंदर? हमारा मैं तो नहीं बाधा? क्या हम भरे हुए तो नहीं बैठे जिसके कारण हम देख ही नहीं पा रहे क्या हो रहा है? तो वो जो पहाड़ है, दैट सिंबलाइजेस ईगो, एक नशा हमारे अंदर जो है। और नदी का मतलब है सरेंडर। नीचे पहाड़ यूं खड़ा है, नदी नीचे बह रही है, उसके अंदर पानी भर रहा है सारा, जाके पहाड़ में नहीं रुक रहा पानी। तो हमें अपनी लाइफ में एक गड्ढा बनाना है अपने अंदर। गड्ढे का मतलब ये नहीं कि कोई आप होल कर लो अपने अंदर। गड्ढे का मतलब है हमें रिसेप्टिव बनना है। एक छोटा सा इंसिडेंट रविंद्रनाथ टैगोर जी को सिखाता है कि कैसे चांद उनके पास ही था, चांद को लाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। समझिएगा मेरी बात, चांद ऑलरेडी है, लेकिन अपनी बत्ती जला रखी है। इसी प्रकार से दोस्तों, अपनी बत्ती को थोड़ा सा, या तो एक व्यू पॉइंट, बत्ती को जलाओ, बत्ती इतनी रोशन कर दूंगा, लेकिन उससे खुशी नहीं मिलेगी, एक दिन बिजली गुल हो जाएगी दोस्तों। लेकिन एक दूसरा व्यू पॉइंट ये है कि भाई अपने आप को थोड़ा सा रिसेप्टिव बनाए। संत कबीर, गुरु नानक, महावीर, साईं बाबा, गौतम बुद्ध, इन सब के अंदर यही क्वालिटीज थी। दे वर वेरी डाउन टू अर्थ एंड डिड हैव एनी ईगो, ईगोलेस पर्सन्स। ये बात आपको बड़ी अजीब लगेगी, जितना झुकोगे उतना उठोगे, जितना झुकोगे उतना उठोगे, और जितना उठोगे उतना गिरोगे। इस बात को सोचिएगा। चलो कभी टाइम मिलेगा तो फुर्सत से इन सेशंस को भी आपके साथ ऑर्गेनाइज करेंगे। थोड़ा सा अपनी मैं को खत्म करिए। बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है,
और मैं वो रविंद्रनाथ जी के एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से चारों तरफ भगवान की ब्लेसिंग्स, कृपा, यूनिवर्स की चमत्कार। कभी सुबह उठ के सूरज को तो देखो, कभी किसी पौधे में फूल लगा हुआ तो देखो, और फिर बोलते चमत्कार नहीं हो रहा। चमत्कार हो रहा है, हम ही मुंह मोड़े बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कि ऐसा करने से वैसा करने से हो जाएगा। किसी भी टेक्निक से, किसी भी प्रोसेस से जिंदगी में आप उस परम तत्व या परमात्मा को नहीं पहुंच सकते। प्रोसेस से तो पहुंच ही नहीं सकते, उसको महसूस किया जा सकता है। और महसूस करने के लिए मैंने कहा ना, पहाड़ की तरह नहीं, नदी की तरह होना पड़ेगा। और याद करिएगा, नदियां भी सारी जाके सागर में मिल जाती हैं। सागर नीचे है ना, नदियां ऊपर हैं, उसमें गड्ढा है सागर के अंदर, और इतना इतना गड्ढा है, नदियां भी उसमें जाके मिल जाती हैं। खरबों अरबों टन पानी पड़ा है सागर के पास, और वहां से बादल उठ के कितने बनते हैं। तो बी लाइक द सागर। मैं तो बोल रहा हूं, नदियों से भी एक बेटर, पहाड़ों से नीचे नदियां, नदियों से नीचे सागर। कितना हमारा प्रशांत महासागर क्यों बोला जाता है। तो बी लाइक द ओशियन एंड डोंट बी लाइक द माउंटेन। तो जिस दिन आप ये बातों को समझोगे, ये अभी बहुत डीप बातें हैं, कभी फुर्सत से सेशन में टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा समझाऊंगा, थोड़ा आपके पेन्स, स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशंस पे थोड़ा सा बाम, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, दर्द कम होगा आपका। और दर्द कहीं ना कहीं यही है कि हमने एक्सपेक्टेशंस और आउटकम्स पहले डिसाइड करके रखे हुए हैं। हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम मेहनत कर सकते हैं, हम प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी कर सकते हैं। बस आप काम करिएगा और काम पे फोकस रखिएगा। रिजल्ट्स तो अमिताभ बच्चन को भी नहीं मिले थे, क्या बुरी तरह से वो फ्लॉप हुए थे 1998-95 के आसपास। इनफैक्ट प्रियंका चोपड़ा का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। प्रियंका चोपड़ा, वी कंसिडर हर एज अ वेरी बिग सक्सेसफुल स्टार। अगर कोई आपको बोले प्रियंका चोपड़ा की लाइफ में आपको आना है तो आप आना चाहोगे, तो एवरीबडी वुड लाइक टू टेक हर लाइफ, है ना। लेकिन दोस्तों खुद कह रही हैं आई हैव लॉस्ट मेनी बैटल्स, खुद कह रही हैं आई हैव लॉस्ट मेनी पर्सनल बैटल्स, खुद कह रही हैं शिट कि, और फिर खुद कह रही हैं कि प्रियंका चोपड़ा कह रही है लाइफ इज लाइक अ लैडर, चलते रहो, ना आगे देखो ना पीछे देखो, बस चलते रहो। जस्ट ट्राई टू इमेजिन, उसी दिन 2 दिन पहले ही मैं शिल्पा शेट्टी का इंटरव्यू पढ़ रहा था। वो भी शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, और मतलब क्या यार, करोड़पति खानदान। कह रही है जी आई वॉज थ्रोन आउट ऑफ द मूवीज विदाउट एनी रीजन, आई वॉज थ्रोन आउट ऑफ द मूवीज विदाउट एनी रीजन। बिना किसी रीजन के मुझे मूवी से बाहर निकाल दिया जाता था। हे भगवान। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि समटाइम यूनिवर्स इज नॉट विद यू। नहीं, यूनिवर्स तो हमेशा आपके साथ है, भगवान तो आपके साथ हमेशा है। भगवान बायस नहीं हो सकता, वो ये नहीं कह सकता तुम मुझे पूजा पाठ करोगे तो मैं तुम्हारा हूं, मैं ही पूजा पाठ कर। वो तो हमारा डर है कि भाई आज हमने भगवान को नहीं पूछा, आज भगवान नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। वो भगवान किस बात का, अगर वो आपसे ये पूछे कि भाई तू मेरी पूजा करेगा तो तेरी मदद करूंगा, फिर तो भगवान, वो इंसान, आप भगवान को इंसान मान सकते हो। तो वो कह रही थी यूनिवर्स वॉज नॉट विद यू, यूनिवर्स वॉज विद हर ऑलवेज, बट आपका नजरिया अलग था। तो सक्सेस को पाने के लिए फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो, सक्सेस को पाने के लिए फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो, सुख को पाने के लिए दुख एक्सेप्ट करना सीखो। तो जब तक फेलियर्स और दुख को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप सक्सेस पा ही नहीं सकते। बड़े अमिताभ बच्चन खरबपति से खाकपति बन गए थे 1998 के अंदर। केनरा बैंक के पास घर नीलाम पड़ा था, बैंक वाले नीलामी करने आ रहे थे, लेकिन हार नहीं मानी, एक्सेप्ट किया। क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, रेजिस्ट करोगे। देखो लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस आएंगे जब आप जो चाह रहे हो नहीं मिलेगा, उसको रेजिस्ट करोगे। रेजिस्ट करने से फ्रिक्शन क्रिएट होगा, फ्रिक्शन क्रिएट करने से स्ट्रेस क्रिएट होगा। मैं क्या चाह रहा हूं, सुख मिले या दुख, सक्सेस मिले या फेलियर, चलते रहो, एक्सेप्ट करते रहो। जब देखना आपकी लाइफ में फिर जिंदगी ब्लॉसम करेगी, आपके अंदर नई नई उमंग, नई तरंग, नया जोश, नई प्रसंग, नई चेतना,
उसका उद्गम होगा, लेकिन एक बार ट्राई तो करके देखो। तो ये जो मैं बात बता रहा हूं, इसमें एक बात से अभी आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी नहीं, कभी फुर्सत मिलेगी तो फिर हम आपको ये चीजें समझाएंगे। चलिए, तो अनिकेत राधे राधे। चलो जी, तो लेट्स प्रोसीड गाइस। सो वैसे आज मैं उसी मोड में आ गया, लेकिन पढ़ाई के मोड है, पढ़ाई पहले कर लें। तो दोस्तों, मैंने कहा था लास्ट क्लास में कैपिटल गेन्स, और कैपिटल गेन्स के अंदर, यस माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आज की वीडियो है ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट के 3-4 पेज एग्जेम्पशंस के डाल दिए। लास्ट के 3-4 पेज एग्जेम्पशंस के डाल दिए। पिछले नोट्स में, जो पिछली क्लास का सेशन था, उसमें नोट्स में ये नहीं था, तो मैंने एग्जेम्पशंस को डाल दिए। हाँ जी, आइए जरा ये एग्जेम्पशंस को स्टार्ट कर रहे हैं, फिर मैं अदर सोर्सेज पे आऊंगा। गाइस, आई एम स्टार्टिंग विद द एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54 सीरीज। हमारी एग्जेम्पशंस मिलती है कैपिटल गेन्स में, एंड दीज आर री इन्वेस्टमेंट बेस्ड माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर री इन्वेस्टमेंट बेस्ड, री इन्वेस्टमेंट बेस्ड। यस, यानी कि कैपिटल का पैसा कैपिटल में लगा दो तो गवर्नमेंट कहती है हम एग्जेम्पशन दे देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जेम्पशन मुझे लगती है ना, वो है सेक्शन 54 वाली। इसके इर्द गिर्द ही सारी एग्जेम्पशंस घूमती हैं। एक बार जरा 54 की एग्जेम्पशन देख ले। अच्छा, मैं समझा, इस टाइम पे ब्रश अप करवाऊंगा चीजें को, मैं आपको कैलकुलेशन पे कंसंट्रेट नहीं करूंगा। और एक बात है कि मैंने आपको कहा था, एक बार हमारा जीएसटी भी रिवाइज हो जाए, इनकम टैक्स भी रिवाइज हो जाए, देन I'll also take some practice sessions for income tax and GST so that you people can feel confident before the exams. Fine. So transfer residential house, individual HUF, नोट करो किस किस की इंडिविजुअल HUF कहां है। देखिएगा, 54B में भी इंडिविजुअल HUF है, 54EC में NESSE है, और 54EE के अंदर भी NESSE है। देखिएगा, ये बात याद रखिएगा। पेपर अगर एमसीक्यू पैटर्न का है, वहां तो ये मतलब पूछेंगे ही पूछते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्टिव भी है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा सेक्शन देखिए, 54F में भी इंडिविजुअल HUF है, 54GB में भी इंडिविजुअल HUF है। NESSE वाले सेक्शंस कौन से हैं? NESSE वाले बेटा DB है, GB है और GAB है। तो NESSE वाले कौन से हो गए? D, एक नोट करके लिस्ट बना लेना। NESSE वाले D, G, GA, 54EC और 54EE, 54EC और 54EE, ये 5 सेक्शंस मोटा मोटा NESSE के। समराइज करा करो इफ यू वांट टू गेट रियली गुड मार्क्स, और आपको भूलने की बीमारी ना हो जाए, तो समराइज और कंसाइज करा करो, समराइज और कंसाइज। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट, इंडिविजुअल HUF वाले सेक्शंस कहां पर है बेटा? वो है 54 में इंडिविजुअल HUF, 54B में इंडिविजुअल HUF, यस, 54F में इंडिविजुअल HUF, 54GB में इंडिविजुअल HUF। तो यानी कि आपने नोटिस किया, या तो इंडिविजुअल HUF ही है सारी जगह, या NESSE है। कितना याद करना आसान हो गया, नहीं तो याद ही नहीं रहता था। आइए जरा, 54 जो है वो है घर टू घर, हाउस टू हाउस, हाउस टू हाउस। इसके हेडिंग लिख लो जी, हाउस टू हाउस। 54(2) इज हाउस टू हाउस, यस। अच्छा, 54 जो बी है, 54 जो बी है, 54 जो बी है, यस, ये है एग्रीकल्चरल लैंड टू एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड टू एग्रीकल्चरल लैंड। याद रखना, हाउस टू हाउस, एग्रीकल्चरल लैंड टू एग्रीकल्चरल लैंड। 54EC जो है बेटा, वो है लैंड बिल्डिंग टू बॉन्ड्स, लैंड बिल्डिंग टू बॉन्ड्स, यस। और ये एनी कैपिटल एसेट टू यूनिट्स ऑफ स्टार्टअप, एनी कैपिटल एसेट टू यूनिट्स ऑफ स्टार्टअप, एनी कैपिटल एसेट टू यूनिट्स ऑफ स्टार्टअप। थोड़ा सा समराइज करके चीजों को याद रखोगे जब भी तो याद रहेंगी। तो भाई हाउस टू हाउस 54, 54 भी एग्रीकल्चरल लैंड टू एग्रीकल्चरल लैंड, 54EC लैंड बिल्डिंग टू बॉन्ड्स, 54EE एनी कैपिटल एसेट टू यूनिट्स ऑफ स्टार्टअप। ठीक है सर जी। 54F
बेघर टू घर, यानी कि एनी कैपिटल एसेट एक्सेप्ट हाउस टू हाउस, एनी कैपिटल एसेट एक्सेप्ट हाउस टू हाउस। आपने कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी है, हाउस ट्रांसफर नहीं किया, लैंड करी है, शेयर्स करे हैं, ज्वेलरी करी है, डिबेंचर्स की है। सो एनी कैपिटल एसेट एक्सेप्ट हाउस टू हाउस। 54 जीबी, 54 जीबी ये गाइस क्या बेचना है? रेजिडेंशियल हाउस या रेजिडेंशियल प्लॉट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो रेजिडेंशियल हाउस ऑब्लिक प्लॉट, यस, टू टू हाँ, एलिजिबल प्लांट एंड मशीन, एलिजिबल प्लांट एंड मशीन। तो आपने घर बेच के कंपनी बनानी है, कंपनी से फिर आपको प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है। तो रेजिडेंशियल हाउस ऑब्लिक प्लॉट टू एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी। ये एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी वो ही है जिसपे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। हाँ, एलिजिबल प्लांट एंड मशीन। एंड माय डियर फ्रेंड्स, 54 डी, जी और जीए ये बिजनेस की एसेट्स है, तीनों को इसलिए मैंने कंबाइन कर दिया, ये बिजनेस की एसेट्स है। एक सेकेंड दोस्तों, ये आपकी बिजनेस की एसेट्स है, बिजनेस एसेट्स। अच्छा, मैं पहले डी, जी और जीए का डिफरेंस बता दूं। मैं आपको अंदर की बातें नहीं बता रहा, समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं, सो जो आपको याद रहे। डी, जी और जीए बिजनेस की एसेट्स, तीनों ही में एनईएसएसी है, मैंने पहले ही बता दिया था। यहां पर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, यानी कि जबरन सरकार ने आपकी फैक्ट्री की बिल्डिंग, फैक्ट्री, अच्छा ये लैंड बिल्डिंग पे खाली, लैंड बिल्डिंग, ये जी और जीए लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी, लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी। तो मैं क्या कर रहा हूं फिर बता दूं, समराइज करवा रहा हूं चीजों को, याद हो जाए आप। तो कुछ आप एक टेबल बना लेंगे एनी एसेट्स, एनईएसएससी का, कुछ इंडिविजुअल एचयूएफ का। एनईएसएससी वाले 54 जी, जीए, डी, ई और ईसी, एनईएसएस, एनईएसएससी सॉरी, बाकी सारे इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। ये बिजनेस एसेट्स है। डी लैंड बिल्डिंग है, जी लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी, 54 जीए लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी। डी में कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, ये अदर देन कंपल्सरी एक्विजिशंस है, अदर देन कंपल्सरी एक्विजिशंस, यस, वो कंपल्सरी एक्विजिशन वाले पार्ट है, ये अदर देन कंपल्सरी एक्विजिशंस। क्या करना है? तीनों में ही अपनी फैक्ट्री, गोडाउन, शोरूम, बिजनेस को शिफ्ट करना है। अच्छा, तीनों में शिफ्टिंग है। 54 डी में आपका बिजनेस, लैंड बिल्डिंग सरकार ने एक्वायर कर ली, आप शिफ्ट कर लो अपने बिजनेस को किसी भी एरिया में, एनी एरिया टू एनी एरिया, एनी एरिया टू एनी एरिया। तो डी में दिल्ली में आप अपनी फैक्ट्री लगा के बैठे थे, हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आ गया मेट्रो का या पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, अब आप एनी एरिया में शिफ्ट कर लीजिए, कहीं भी चले जाइए और नई जगह जाके लैंड बिल्डिंग खरीदिए। तो लैंड बिल्डिंग का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, लैंड बिल्डिंग ही खरीदनी है। ग्रेट। 54 जी में क्या हुआ है? कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं हुआ, आपके पास लैंड बिल्डिंग है, प्लान मशीनरी है, आप अर्बन एरिया में काम कर रहे थे, अब आप रूरल में जा रहे हो, तो अर्बन टू रूरल 54 जी। और जीए में गाइस अर्बन टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अर्बन टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखो क्लैरिटी आ गई। तो डी कंपल्सरी एक्विजिशन, लैंड बिल्डिंग, एनईएसएससी, नए एरिया में लैंड बिल्डिंग खरीदिए। जी एनईएसएससी, अर्बन एरिया में लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी बेच दी, ट्रांसफर कर दी, अब आप रूरल एरिया में लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी खरीदेंगे। और जी ए माय डियर फ्रेंड्स, प्लान मशीनरी, लैंड बिल्डिंग अर्बन एरिया में थी, अब आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाकर लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी खरीदेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट्स इसके मिलते, अच्छा बाकी कॉन्सेप्ट 54 की तरह है। एक अहम बात, ये जितनी भी एग्जेम्पशंस हैं शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे है। मैं आपको बताऊं, कुछ सेक्शंस में लॉन्ग टर्म है, कुछ सेक्शंस में शॉर्ट टर्म है। आइए मैं आपको बताऊं, 54 में लॉन्ग टर्म है, 54 बी में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है। तो ऐसा करें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कहां पर है वो याद कर लें, बाकी सारे लॉन्ग टर्म है तो याद हो जाएगा। तो 54 बी में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है, 54 बी, देखो यहां पर दोनों जगह लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म 54 बी और ये वाले सेक्शंस 54 डी,
जी और जीए। तो ऐसे समराइज करिए, एनईएसएससी वाले सेक्शंस, इंडिविजुअल एचयूएफ वाले सेक्शंस, समझिएगा, बिजनेस एसेट वाले सेक्शंस। वो एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम कहां आ रही है, बच्चों को समझने में नहीं आ रही। रिकॉलिंग स्पेशली सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चों को, जहां पर एमसीक्यू पूछते हैं, याद ही नहीं रहता यार एनईएसएससी कहां था, इंडिविजुअल कहां था, एचयूएफ कहां था। और 54D में भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। तो गाइस 54B, डी, जी और जीए में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। क्लियर है बात? अच्छा, उसके बाद आइए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, जिसमें हम पैसा जमा करवाते हैं, किस सेक्शन में नहीं है? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 2 सेक्शन में नहीं है, 54EC में। ये आप अपने आप लिखते रहिएगा जो मैं बताऊं, 54EE के अंदर 2 सेक्शन में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम नहीं है। वहां पर तो आपको टाइम लिमिट में ही पैसा लगाना है और कुछ नहीं कर सकते। तो 2 सेक्शंस में माय डियर फ्रेंड्स कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम नहीं है, EC और EE। ये बातें आप लिख रहे हैं ना, जो मैं आपको समराइज करवा रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट सुनिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी ये सेक्शंस हैं उसमें कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना होता है। सर जी सेलिंग प्राइस 10 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट जो भी है वो है 6 लाख, और सर कैपिटल गेन आ गया 4 लाख, कैपिटल गेन आ गया 4 लाख। सर जी 4 लाख निवेश करो, 4 लाख का बेनिफिट पाओ। हर जगह सेक्शंस में प्रॉफिट को इन्वेस्ट करना है, मुनाफे को इन्वेस्ट करना है, 4 लाख को इन्वेस्ट करना है। लेकिन दोस्तों 2 सेक्शंस ऐसे जहां पर एनएसपी को इन्वेस्ट करना है, नेट सेलिंग प्राइस। हर सेक्शन में जूस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करना है, लेकिन 2 सेक्शंस हैं हमारे पास, एफ और जीबी, जहां पर एनएसपी को इन्वेस्ट करना है। एनएसपी सर क्या होता है? एनएसपी मिनिमम सपोर्ट, ये क्या है? नेट सेलिंग प्राइस, नॉट कोई सपोर्ट प्राइस नहीं, नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस सर क्या? अरे नेट कंसिडरेशन, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग कह लो ट्रांसफर कह लो, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना, सेल प्राइस माइनस सेल एक्सपेंसेस इन्वेस्ट करना है। फर्क यहां पर यह आया। बाकी सारे सेक्शंस में कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना है, इन सेक्शंस में मेरे बच्चों नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना है। और नेट कंसिडरेशन का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, हर सेक्शन में चाहे 54 हो 54B हो, उसमें लॉक इन पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड। नई एसेट को 2 साल 3 साल जो भी टाइम लिमिट्स है उसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते। यस, अगर ट्रांसफर कर दिया, नई एसेट जो खरीदी आपने एग्जेम्पशन लेने के लिए, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, तो जो एग्जेम्पशन ली हुई थी वो रिवर्स हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, हमने आपको कहा आपको एग्जेम्पशन मिलेगी अगर आप नए मकान में लगाओ। अब तुमने नए मकान में, नई लैंड में, जहां पर भी है, पैसा लगाया, रिटर्न फाइल कर दी, और रिटर्न फाइल करने के बाद मकान बेच दिया या वो लैंड बेच दी, तो चूना लगाया ना तुमने हमें। मैंने कहा मेरी क्लास में आओगे पार्टी मिलेगी, तो पार्टी का मतलब यह था कि इस बहाने तुम पढ़ भी लो। लेकिन तुम इतने नालायक, इतने घने नालायक, इतने चलाक है, नालायक नहीं चलाक, तुम आए, पार्टी ली और कट लिए। भाई तुम यानी कि पार्टी के लिए आए थे ना क्लास में, पढ़ने के लिए तो नहीं आए। इसी तरीके से लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एग्जेम्पशन लेते हैं और प्रॉपर्टी बेच देते हैं। गवर्नमेंट कहती है भाई हम भी पागल नहीं है, तो नई एसेट अगर लॉक इन पीरियड उसका तोड़ दिया तो जो एग्जेम्पशन ली हुई थी वो इनकम बन जाएगी। लेकिन दोस्तों वो इनकम 2 ही जगह बनेगी। हाँ यस, 54F और GB में। यस, जो एग्जेम्पशन ली हुई थी वो डायरेक्टली टैक्सेबल होती है इन दोनों सेक्शंस में। जो एग्जेम्प्टेड या एग्जेम्पशन क्लेम्ड, यस माय डियर फ्रेंड्स, जो आपने एग्जेम्पशन क्लेम कर रखी है, डीम्ड एज इनकम, एग्जेम्पशन क्लेम डीम्ड एज इनकम। 2 ही सेक्शन है जहां पर एग्जेम्पशन ली हुई सीधा तमाचा सरकार मारती है और सीधा आपकी इनकम में जोड़ती है। बाकी सेक्शन में क्या होता है सर? अरे बाकी सेक्शंस में
जो एग्जेम्पशन ली हुई है नए एसेट की कॉस्ट से घटा देते हैं। आ गया ना। न्यू, देखो पढ़ो, देखो आपको दिखाई भी देगा। न्यू एसेट ट्रांसफर्ड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस्ड बाय कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड अर्लियर। इनडायरेक्ट रिवर्सल होती है ये, इनडायरेक्ट रिवर्सल। यस, इनडायरेक्ट रिवर्सल, इनडायरेक्ट रिवर्सल। यस, तो विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन दो ही जगह डायरेक्ट है, कट कॉपी पेस्ट, एफ और जीबी। बाकी हर जगह इनडायरेक्ट रिवर्सल है, कॉस्ट से घटा देते। तो मैंने आपको ना एग्जेम्पशंस को याद करने के लिए कुछ सूत्र बताए, जिसमें से 10 पॉइंट्स मैंने बताए। एक, कहां ऑल एसेसीज है, कहां, अच्छा कई सेक्शंस में एसेट ट्रांसफर करने से पहले भी खरीद सकते हो। हाँ, 54 है ऐसा सेक्शन, 54F है ऐसा सेक्शन, 54 आपका जी और GA भी है। कई जगह पोस्ट टाइम लिमिट है, भाई ट्रांसफर के बाद लो, कई जगह ट्रांसफर से पहले भी है। जैसे देखो 54 के अंदर, तो मैंने कुछ ऐसे पॉइंट बताए हैं आपको आज जो शायद आपने उस पॉइंट से कभी पढ़ा नहीं होगा। देखो 1 ईयर बिफोर भी है, इधर इधर 2 ईयर्स आफ्टर है खाली, इधर 6 मंथ्स ऑफ ट्रांसफर है। तो 1 ईयर बिफोर यानी कि एसेट ट्रांसफर से पहले भी खरीद सकते हो नई एसेट 1 ईयर बिफोर। तो एक तो 54 है, एक 54F है। और माय डियर फ्रेंड्स, 54G और GA जहां पर 1 साल पहले भी खरीदी जा सकती है प्रॉपर्टी। सब जगह टाइम लिमिट 1 साल पहले की है, 1 साल पहले की। ठीक है, कहां कैपिटल गेन स्कीम है, कहां नहीं है, कहां लॉन्ग टर्म है, कहां शॉर्ट टर्म है। इन क्राइटेरियाज पे अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपके दिमाग में चीजें याद रहें। चलिए, अब मैं अदर सोर्सेस पर धावा बोल रहा हूं। अदर सोर्सेस पे आई एम कंसंट्रेटिंग नाउ। प्लीज कम, अदर सोर्सेस। यस, income from other sources. So guys, income from other sources is a very sweet and a very small head. I think it's one of the easiest heads, just like house property. Lengthy wise, वैसे मेरे लिए तो सारे easy हैं। 56 to 59, 56 to 59 other sources। अब वो होता ना, पहले वो पिक्चरों में दिखाते थे और वो हॉस्पिटल के कमरे के बाहर वो डॉक्टर आता था। अब इसको वही ना, दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। तो ये अदर सोर्सेस उसी टाइप की बात है कि जो चारों हेड्स में नहीं आया उसको यहां पर दिखा दिया जाए, जो किसी और हेड में नहीं आया अब इसको अदर सोर्सेस में दिखा दिया जाए। ये इसका फॉर्मूला क्या है? अदर सोर्स का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। आपकी ग्रॉस IUS लीजिए, ग्रॉस IUS। ये ग्रॉस IUS माय डियर फ्रेंड्स 56 सेक्शन चार्जिंग सेक्शन प्लस 59 कुछ डीम्ड इनकम्स, जैसे वो रिकवरी ऑफ अनरिलाइज्ड रेंट होता है ना हाउस प्रॉपर्टी में, या PGBP में बैड डेप्ट की रिकवरी होती है। ऐसे ही 59 सेक्शन में आपका मरा हुआ पैसा या डिडक्शन जो ले रखी थी वो वापस आ गई। ये ग्रॉस है। डीम्ड, ये आपकी एक्चुअल IUS है, ये डीम्ड IUS है। इसमें से इंजेक्शन लीजिएगा, डिडक्शंस लीजिएगा, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 57 प्लस 58 रिस्ट्रिक्शंस डालता है। 58 रिस्ट्रिक्शंस डालता है कि भाई ये खर्चा नहीं दूंगा। तो 56 में एक्चुअल IUS आती है कुछ इनकम्स, 59 में डीम्ड IUS। डिडक्शंस मिलती हैं 57 सेक्शन में 58 के रिस्ट्रिक्शंस, जैसे वो 40 छोटे वाला A, 40 बड़े वाला A PGBP में रिस्ट्रिक्शंस थी। तो यहां पर भी इनकी काली छाया 58 की 57 पे पड़ती है। और उसके बाद आ जाता है टैक्सेबल IOS। तो पांचों हेड का फॉर्मूला समझिए। सैलरी, ग्रॉस सैलरी माइनस सेक्शन 16, हाउस प्रॉपर्टी NAV माइनस 24 से 24B, PGBP ग्रॉस PGBP सारे प्लस आइटम्स 28 प्लस 41 माइनस एक्सपेंडिचर 32 37 कैपिटल गेन का फॉर्मूला, हाँ जी बड़ा सिंपल, FVC माइनस COA COI ट्रांसफर एक्सपेंडिचर और इंडेक्सेशन होनी तो वो कर दीजिए। और IOS का फॉर्मूला 56 प्लस 59 57 प्लस 58 माइनस। आइए
56 सेक्शन के अंतर्गत दो सेक्शन है, 56 सबसेक्शन 1, 56 सबसेक्शन 2। 56 सबसेक्शन 2 बोलता है जी फॉलोइंग इनकम्स आईयूएस में आएंगी। कौन कौन सी? डिविडेंड इनकम, लॉटरी की इनकम। हाँ जी, अगर आपको दिखाई दे रहा है ना, जूम और करने की जरूरत तो नहीं है। ब्याज की, सिक्योरिटीज के ब्याज की, प्लांट मशीनरी फर्नीचर का किराया, लेटिंग ऑफ द बिल्डिंग अलोंग विद द फर्नीचर, इसको कंपोजिट लेटिंग कहते हैं। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तोहफा 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 लाया, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एडवांस मनी फॉरफिटेड, शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, ये भी बताऊंगा। और 11वां मुआवजा, जो मॉडिफिकेशन और टर्मिनेशन ऑफ है। तो एक एक, अच्छा सर जो 11 में नहीं आया और 4 हेड्स में नहीं आया उसको 56(1) में डाल दीजिए। अब इसको वो दवा नहीं, दुआ की जरूरत है। तो ये रेजिडुअल पॉइंट है, ये है जी रेजिडुअल, ये रेजिडुअल सेक्शन जो क्या कहता है, इनकम नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम टोटल इनकम, जो इनकम से एक्सक्लूड नहीं हुई है, एग्जेम्प्ट नहीं है, और नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर 4 हेड्स, किसी और 4 हेड्स में टैक्सेबल नहीं है और कहीं नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, तो वो आईयूएस में आते। इस पॉइंट के माध्यम से हम एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया वो दिखाते हैं, आउटसाइड इंडिया। सब लेटिंग की इनकम 56(1) के तहत दिखाते हैं, सब लेटिंग की इनकम, सब लेटिंग की इनकम मेरे प्यारे बच्चों, सब लेटिंग की इनकम इसमें दिखाते हैं। ऐसे ही हमारी इंटरेस्ट जो इनकम टैक्स के रिफंड पे मिलता है वो भी यहां दिखाते हैं। कुछ अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स भी इसी पॉइंट के अंतर्गत आती। तो बाबा 12 स्पेसिफिक इनकम्स बोले नो, 12 स्पेसिफिक इनकम्स आईयूएस में आती हैं। 11 56(2) लेके आता है और 56(1) बाकी बोलता है कहीं नहीं हुआ तो ये हमारे गुरुद्वारे का लंगर है, किसी को खाना कहीं भी ना मिले वहां तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारा लंगर वाला सेक्शन है, यहाँ पर आप आ सकते हैं, कपाट हमारे खुले हैं, वेलकम। चलिए अब एक एक करके पढ़ेंगे हम जी 56(2) की 11 की 11। और सर क्या मेथड ऑफ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है? पीजीबी मेथड ऑफ अकाउंटिंग आईयूएस में, यस। आप कैश बेसिस पे दिखाना चाहें, मर्केंटाइल बेसिस पे बनाना चाहें। सर ये 145 पीजीबीबी में भी था, बिल्कुल था। तो 145 दो ही जगह मेथड ऑफ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है गाइस। सैलरी में मेथड ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी में मेथड ऑफ अकाउंटिंग नहीं है गाइस, कैपिटल गेन में मेथड ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। दो ही जगह मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, पीजीबीपी और आईयूएस। अच्छा, लेकिन इसमें भी कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होंगी, भाड़ में गई मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जैसे पीजीबीबी में था। कुछ खर्चे तो खर्चे पे ही, पेमेंट पे ही मिलेंगे, 43 भी लगा। इसमें से कौन से ऐसी इनकम्स हैं जो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होंगी? दोस्तों कैजुअल इनकम रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल। दोस्तों कीमैन का पैसा रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगा। दोस्तों तोहफा 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 रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगा। सर जी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगा। एडवांस मनी फोरफिटेड रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगा। और ये शेयर प्रीमियम रिसीव्ड बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगा। यहां 145 का जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहां पर रिसिप्ट बेसिस ही लागू होगा, याद रखिएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहली तगड़ी बात, असेसमेंट ईयर कौन सा हमारा? 21-22। असेसमेंट ईयर हमारा कौन सा? 21-22। सीडीटी 21-22 से एबॉलिश हो गया है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो 115 ओ का था, यस, जो सीडीटी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स डोमेस्टिक कंपनी को देना होता था वो एबॉलिश हो गया है 1/4/2021। इसको आप ऐसा कह सकते हो 1/4/2021 मतलब असेसमेंट या 21-22। तो इसको आप ऐसा कर सकते हो, बेटर रहेगा आप लिखो 1/4/2020, यानी कि प्रीवियस ईयर 20-21। एक सेकेंड बच्चा पार्टी, लिखो बेटा 20-21, 20-21। तो 20-21 प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर 21-22 से सीडीटी हैज बीन एबॉलिश्ड। सो एनी डिविडेंड declared, distributed or paid on or after 1/4/2020 with effect from 1/4/20, no CDT.
और जब सीडीटी नहीं है तो भाई आपको याद होगा, अगर आपने कभी पुराना सिलेबस किया है तो शेयर होल्डर्स को एग्जेम्पशन मिलती थी 1034 में, 1034 में वो भी नहीं मिलेगी। इसलिए अब क्या होगा, जब कंपनी टैक्स नहीं देगी तो बिजली किस पे गिरेगी? शेयर होल्डर पे। तो डिविडेंड फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनी विल नाउ बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। तो पहले सीडीटी था, 115 ओ था, 1034 एग्जेम्प्ट था इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अब सीडीटी एबॉलिश कर दिया 1420 से, तो कंपनी बच गई और गला किसका दब गया? शेयर होल्डर का। अब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो 1034 की जो छूट मिलती थी, एक सेकेंड बच्चों, 1034 की जो छूट मिलती थी वो नहीं मिलेगी, 1034 की छूट नहीं मिलेगी। अच्छा, फॉरेन कंपनी का डिविडेंड सर, अरे वो तो पहले भी टैक्सेबल था, अब तो डोमेस्टिक कंपनी का भी डिविडेंड टैक्सेबल हो। दूसरी बात, डोमेस्टिक कंपनी का क्या मतलब? 222A में डोमेस्टिक कंपनी का मतलब है बाबा इंडियन कंपनी। अच्छा, एक चीज प्लीज नोट करना, ये जो नोट्स हैं क्या उसको जूम करने की आवश्यकता तो नहीं है? आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है? क्योंकि मैं थोड़ा जूम करता हूं तो मेरी फाइल अनस्टेबल हो जाती है एंड इट स्टार्ट्स शेकिंग लाइक लेफ्ट एंड राइट। तो प्लीज एक बार प्लीज मुझे बताइएगा। दीपाली इतने सारे मैसेज भेज रही है, क्या हो गया? अच्छा, अनुपम, अनिकेत, गीतांजलि, प्लीज बताइएगा मुझे आपको दिखाई दे रहा है या नहीं प्लीज। तो भाई ज्यादा जूम करने से मेरी फाइल लेफ्ट और राइट डांस कर रही है, हिप हॉप कर रही है, डिस्को डांडिया कर रही है। प्लीज बताइएगा वेदर यू आर एबल टू सी प्रॉपरली ऑन योर मोबाइल ऑल्सो। लैपटॉप पे तो ऑब्वियसली क्लैरिटी होगी, लेकिन आर यू एबल टू सी ऑन द मोबाइल ऑल्सो? चलिए, थैंक यू डियर, थैंक यू दीपाली। आइए जी, डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी जिसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंडिया में अरेंजमेंट्स किए हैं। इंडिया में अरेंजमेंट्स का मतलब होता है सारा डिविडेंड जितने भी शेयर होल्डर्स हैं इंडिया में बटेगा, इंडिया में मीटिंग्स होंगी, इंडिया में शेयर होल्डर का रजिस्टर मेंटेन होगा। तो डोमेस्टिक कंपनी दो, देसी कंपनी रिलायंस टाटा बिरला और विदेशी कंपनी जो इंडिया में अपने सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इंडिया में अपनी जनरल मीटिंग्स कंडक्ट कर रही है, इंडिया में शेयर होल्डर रजिस्टर बना रही है। ठीक है, तो अब दूसरा, डिविडेंड का मतलब एक्चुअल डिविडेंड भी, डीम डिविडेंड भी। और डीम डिविडेंड 222A B C D E। तो याद रखिएगा, डिविडेंड में 6 डिविडेंड, एक्चुअल डिविडेंड प्लस 5 नकली। दोबारा बोलेंगे, 1 असली 5 नकली, टोटल 6 डिविडेंड बस। अच्छा, डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी टैक्सेबल होगा, फाइनल डिविडेंड भी टैक्सेबल होगा। हाँ, डिविडेंड दोनों टैक्सेबल होंगे। सेक्शन 57 डिडक्शन ऑफ कमीशन रेम्यूनरेशन फॉर रियलाइजिंग टैक्सेबल डिविडेंड, ये डिलीट हो गई भैया। हाँ, जो खर्चा मिलेगा अभी मैं बताऊंगा। तो अब रिकैप करें, डिविडेंड फॉरेन कंपनी का तो पहले भी टैक्सेबल था, अब डोमेस्टिक कंपनी का भी टैक्सेबल हो जाए, डोमेस्टिक कंपनी का भी टैक्सेबल हो जाए। और डिविडेंड बोले तो एक्चुअल और डीम्ड दोनों, डिविडेंड बोले तो इंटरिम फाइनल दोनों। ठीक है, आ जाइए, डीम डिविडेंड 5 होते हैं, ए बी सी डी ई, सेक्शन 222। ये डिविडेंड है नहीं मान लेंगे तो लॉजिक मत लगाना, दो इनका लॉजिक है, वो मैं जब आपको इलेबोरेट क्लासेस करते हैं उसमें लॉजिक बताते हैं, लेकिन अभी समझिएगा 5 नकली वो डिविडेंड है। 222A में कंपनी ने एसेट्स बांट दी, डीम डिविडेंड, मेरे हाथ में टैक्सेबल एसेट्स की मार्केट वैल्यू। कंपनी ने डिबेंचर डिपॉजिट्स बांट दिए शेयर होल्डर्स को, वो जो डिबेंचर डिपॉजिट्स मुझे मिले मेरे हाथ में, उनकी वैल्यू टैक्सेबल। बिल्कुल दोस्तों, 222B। एक सेकेंड दोस्तों, कंपनी ने बोनस दिया है, यस, कौन से शेयर होल्डर को? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ये डीम डिविडेंड माना जाए। अगर बोनस इक्विटी को दिया है, डीम डिविडेंड नहीं है, डीम डिविडेंड नहीं है। बोनस प्रेफरेंस को दिया है, डीम डिविडेंड। मनी एसेट्स लिक्विडेशन पे दी जाए, किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को, डीम डिविडेंड। प्रेफरेंस को दिया जाए, नॉट डीम डिविडेंड। और रिडक्शन ऑफ कैपिटल पर, रिडक्शन ऑफ कैपिटल पर, यस, इक्विटी को पैसा दिया जाए, डीम डिविडेंड। प्रेफरेंस को दिया जाए, डीम डिविडेंड नहीं है। 222E में क्या है दोस्तों? क्लोजली हेल्ड कंपनी। भाई साहब, क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या है? जो 218 में कवर्ड नहीं है। मोटा मोटा सर क्या होती है? अरे बेटा, प्राइवेट कंपनीज और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज।
अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, लिख लो बेटा, प्राइवेट कंपनीज, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, ये होती है क्लोजली हेल्ड कंपनी। सर क्लोजली हेल्ड कंपनी 218 में कवर्ड नहीं है, तो 218 में कंपनी जो कवर्ड होती है उसको क्या कहते हैं बेटा? 218 में जो कवर्ड होती है उनको कहते हैं पब्लिक इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड वाइडली हेल्ड कंपनीज। जो 218 में कवर्ड नहीं है उनको बोलते हैं क्लोजली हेल्ड, जो 218 में कवर्ड है वाइडली हेल्ड। और वाइडली हेल्ड कंपनी की डेफिनेशन में सर क्या क्या आता है? कंपनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और द आरबीआई। 40% कंपनी के शेयर गवर्नमेंट या आरबीआई के पास। ऊपर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट का मतलब है फुल्ली ओन्ड हो। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब आपका सेक्शन 25 से सेक्शन 8 हो गया है, नॉन प्रॉफिट कंपनीज। कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है मेंबर से, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, और जिसका 50% शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होल्ड करती है। यस, और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, लास्ट डे को शेयर्स लिस्टेड है, जिसके लास्ट डे को शेयर्स मेरे बच्चों लिस्टेड है। तो ये 218 की कंपनी। सर इसका लॉजिक क्या है? 218 अरे बेटा 218 की कंपनियों पे सरकार का नियंत्रण थोड़ा कम रहता है, क्योंकि वाइडली हेल्ड है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, लोगों का कंट्रोल है, लिस्टेड कंपनी है, वैसे सीधी रहती है। जैसे बड़ा भाई वैसे सीधा होता है, छोटा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है, उस पर नजर रखने की बात है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। तो वही वाली बात है, ये बड़ा कंपनियां होती हैं। तो छोटी कंपनियां जो क्लोजली हेल्ड हैं, अगर शेयर होल्डर को लोन दे दें जिसके बाद मिनिमम 10% इक्विटी शेयर है, तो भाई लोन लेने वाला गया, उसके हाथ में डीम्ड डिविडेंड। अच्छा वो खुद ना लोन ले, 10% शेयर होल्डर वो एक एंटिटी को लोन दिलवा दे जिसमें वो उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। जैसे मेरी कंपनी है सचिन गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड। सचिन गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड में मेरे पास 40% शेयर है, 40% शेयर है मेरे पास, तो 10% शेयर तो हो गए। सचिन गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड लोन देते सचिन गुप्ता को, तो सचिन गुप्ता के हाथ में डीम्ड डिविडेंड। सर ये तो लोन है, लोन लोन ना रहा बन गया डिविडेंड। ये लोन का अमाउंट टैक्सेबल होगा सचिन गुप्ता के हाथ में। बात खत्म। अब मैं बड़ा चालाक हूं, मैंने खुद रिसीव नहीं किया, मैंने एक पार्टनरशिप बनाई, उसमें मेरा 20% कंट्रोल है, पार्टनरशिप को दिलवा दिया, गवर्नमेंट का ये भी डीम्ड डिविडेंड। ये पार्टनरशिप फर्म के हाथ में डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा, क्योंकि मेरा उसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। और तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हें लोन दिलवा दिया और मैंने कहा तुम्हें लोन लेने के बाद पैसा मुझे दे देना, सरकार ने पकड़ लिया, ना 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 ना, ये भी डीम्ड डिविडेंड। तो 3 तरीके से डीम्ड डिविडेंड बनता है। क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन शेयर होल्डर को दे जिसके बाद 10% शेयर्स है, किसी एंटिटी को दे जिस एंटिटी में मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, या किसी पर्सन को मेरे बिहाफ पे लोन दे मिल जाए, तीनों ही केस में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, चाहे ए हो या बी हो या सी हो या डी हो या ई हो, एक लाइन लिख लेना, टू द एक्सटेंट ऑफ capitalized profits, to the extent of accumulated profits, to the extent of accumulated profits, to the extent of accumulated profits। ये पांचों के लिए बात लिखना, 222A, B, C, D और E। सर क्या मतलब इसका? अरे बेटा प्राइवेट कंपनी सचिन गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड ने सचिन गुप्ता का लोन दिया, कितने का? 1 करोड़ का, लेकिन कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स सचिन गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड के मात्र 80 लाख हैं, तो डीम्ड डिविडेंड 80 लाख बनेगा। तो आप ए लिख लेना, ए बी सी डी ई, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच एवर इज लेस इज डीम्ड एज डीम्ड डिविडेंड। ए बी सी डी ई और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स विच एवर इज लेस इज नोन एज इज डीम्ड एज डिविडेंड। उतना अमाउंट मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि जब प्रॉफिट से 80 लाख है तो डीमिंग फिक्शन 222 का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पे लागू होगा। इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, डिविडेंड आपको म्यूचुअल फंड से भी मिलता है, डिविडेंड आपको म्यूचुअल फंड से भी मिलता है। आ गया जी, म्यूचुअल फंड से अगर आपको डिविडेंड मिला है, और म्यूचुअल फंड 2 होती है, सरकारी म्यूचुअल फंड यूटीआई और गैर सरकारी कोटक महिंद्रा बिरला सन लाइफ। अब दोस्तों इस पर भी सीडीटी या डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता था, लेकिन 1/4/2020 से एबॉलिश्ड, यानी कि प्रीवियस ईयर
2021, असेसमेंट ईयर 2021-22 से CDT या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स म्यूचुअल फंड्स को नहीं देना। तो म्यूचुअल फंड से जो भी इनकम मुझे मिलेगी, यस, अब यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगी। बिजली गिरी मुझ पे गिरी। अब क्या करें भाई? पहले म्यूचुअल फंड टैक्स दे देती थी 115R में, अब 115R हटा दिया। पहले क्या था? 115R था म्यूचुअल फंड के हाथ में और 1035 मेरे हाथ में। बिजली गिरती थी म्यूचुअल फंड पर, मैं एंजॉय करता था। अब जब गवर्नमेंट ने बिजली गिराना बंद कर दी तो मेरी छूट बंद हो गई। तो अब वो म्यूचुअल फंड से जो इनकम मिलती है वो टैक्सेबल। और याद रखना यहां पर वर्ड इनकम है, चाहे वो म्यूचुअल फंड से इंटरेस्ट मिले, म्यूचुअल फंड से डिविडेंड मिले, दोनों ही टैक्सेबल होंगे, याद रखिएगा। तो दोस्तों, फॉरेन कंपनी का डिविडेंड भी टैक्सेबल, म्यूचुअल फंड्स का भी इनकम टैक्सेबल और डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड भी टैक्सेबल। अच्छा, अब दोस्तों ये जो हमें म्यूचुअल फंड से इनकम मिल रही है या हमें डिविडेंड मिल रही है डोमेस्टिक कंपनी से, गवर्नमेंट कह रहा है जी 20% का खर्चा मिलेगा मात्र। तो सर 1 करोड़ का मुझे डिविडेंड मिला, गवर्नमेंट कहते हैं खर्चे जो मिलेंगे मैक्सिमम 20 लाख के, 57 की डिडक्शन, मैक्सिमम 20%। यस, तो आपके यहां जितना भी टैक्सेबल डिविडेंड है और टैक्सेबल म्यूचुअल फंड है 20% खर्चा मिलेगा। और 20% खर्चे में भी कौन सा खर्चा? अरे बच्चों, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम डिविडेंड इनकम और इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड अदर देन द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ब्याज का खर्चे की डिडक्शन मिलेगी मात्र। पहले तो अगर डिविडेंड टैक्सेबल होता था, कोई भी डिविडेंड होता था, कलेक्शन के खर्चे, कमीशन के खर्चे कुछ नहीं मिलेंगे। मात्र आपको क्या मिलेगा बच्चों? एक खर्चा इंटरेस्ट का खर्चा। अरे ऐसा हो सकता है आपने लोन लिया होगा शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, यूनिट्स में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लिया होगा, उसका ब्याज। तो ब्याज वो भी मैक्सिमम 20%। तो अगर आपके पास टैक्सेबल डिविडेंड और टैक्सेबल यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड की इनकम आई है 20%, आप मैक्सिमम ब्याज का खर्चा ले सकते। तो मान लीजिए अगर 1 करोड़ का डिविडेंड मिला है, क्वेश्चन कहता है 30 लाख का ब्याज है क्योंकि आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लिया। गवर्नमेंट कहती है ना 20 लाख। अच्छा, ब्याज के अलावा कोई खर्चा है तो गवर्नमेंट कहती है दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, माइनस नहीं होगा। अच्छा, अब बात करते हैं बायबैक। सर बायबैक क्या होता है? अरे बेटा, नदी अपना पानी पी गई, पेड़ अपने फल खा गया, कंपनी अपने शेयर्स खरीद लेती है। इसके पीछे बहुत रीजंस होते हैं, शेयर प्राइस को बढ़ाना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन को कम करना है। बायबैक में मान लीजिए मेरे पर रिलायंस के शेयर्स हैं और कंपनी मुझसे शेयर्स बायबैक कर देती, तो इनकम तो मेरी हुई ना। 10 का शेयर था, 40 में बायबैक कर लिया, 40 का शेयर 80 में बायबैक कर लिया। इस पे बायबैक टैक्स है, मेरे हाथ में नहीं, कंपनी के हाथ में। थैंक गॉड। तो BBT बायबैक टैक्स ये अबॉलिश नहीं हुआ है। DDT या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यूटीआईज पर और CDT कंपनीज पर, डोमेस्टिक कंपनीज पे अबॉलिश हुआ है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, BBT बायबैक का टैक्स वो अभी तक है। सर किस पे लगता है? डोमेस्टिक कंपनीज पे, अगर वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती हैं बायबैक पर। अच्छा, लिखा है नॉट बीइंग लिस्टेड शेयर्स, लेकिन दोस्तों ये अब नॉट बीइंग लिस्टेड शेयर्स को हटा दो, अब ये लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों पर हैं, ये लाइन ही डिलीट कर दो। विद इफेक्ट फ्रॉम लास्ट ईयर ही इनफैक्ट ये अमेंडमेंट आ गई थी, आपको तो 21-22 में याद रखनी है। लिस्टेड शेयर्स हो, अनलिस्टेड शेयर्स हो, रिलायंस के शेयर हो या पप्पू प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स हो, बायबैक का टैक्स कंपनी देगी ऑटोमेटिकली। जो अमाउंट मुझे मिलेगा 1034A में एग्जेम्प्ट हो जाए। भाई जब पॉकेट मनी मिलती है, पेरेंट्स टैक्स दे चुकी है ना, तो मेरे हाथ में पॉकेट मनी एग्जेम्प्ट। तो इनकम राइजिंग टू द शेयर होल्डर ड्यू टू बायबैक ऑफ द शेयर्स इज एग्जेम्प्ट। मैं तो मस्ती की नींद सोऊंगा, टेंशन जिसको होगी वो होगी कंपनी को। तो यहां पर ये कहा गया है भाई BBT कंपनी दे देगी, तो आपको क्या टेंशन है? आपके हाथ में एग्जेम्पशन है। लेकिन कंपनी BBT कितने अमाउंट पे देगी? जो कंसिडरेशन कंपनी बांट रही है माइनस कंसिडरेशन कंपनी को मिला था इशू करने पे। कंपनी बायबैक कर रही है 10,000 शेयर का, 5,000 शेयर का, 3,000 शेयर का,
सुनिएगा मेरी बात, मैंने जूम कर दिया है, जरा और कर दूं जूम। लो जी, कंपनी बायबैक टैक्स दे रही है या बायबैक कर रही है 10,000 शेयर का, 5,000 शेयर का, 20,000 शेयर। टोटल कंसिडरेशन सारे शेयर होल्डर्स को जो बांट रही है दैट इज 50 लैक्स। सारे शेयर होल्डर को बांट रही है 50 लैक्स। जब 50 लैक्स जब कंपनी ने इशू किए थे ये शेयर्स, कंपनी को 20 लाख मिला था, तो कंपनी बीबीटी 30 लाख पे देगी, याद रखिएगा। तो 50 लाख रुपए कंपनी बांट रही है बीबीटी पर, बायबैक पे बीबी पर। 20 लाख रुपए इशू के टाइम पे कंपनी को मिले थे। हाँ जी, कंपनी को मिले थे। एक सेकंड दोस्तों, बिजली वालों का फोन है। हेलो, हाँ भैया लाइट आ गई जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जी। तो 50 लैक्स माइनस 20 लैक्स 30 लैक्स पे बीबीटी कंपनी को देना पड़ेगा। और बीबीटी की परसेंटेज क्या है? 20% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। गाइस प्लीज इंटरेक्ट करिएगा मेरे साथ, कुछ समझना है तो बोलिएगा। ये बना बेटा, बताता हूं मैं आपको, 20% इंटू 1.12 इंटू 1.04, बेटा 23.296%, 23.296%। और 30 लाख पे देना पड़ेगा इंटू 30 लाख, तो अप्रोक्सीमेटली 6,98,880 रुपए, 6,98,880 रुपए देने पड़ेंगे कंपनी को। और देखो, तो बायबैक मींस परचेज बाय द कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मींस कंसिडरेशन पेड बाय द कंपनी 50 लाख, एंड कंपनी ने जो अमाउंट रिसीव किया इशू के टाइम पर, जब अलॉटमेंट करी गई होगी ना बेटा, आईपीओ निकाला होगा, एफपीओ निकाला होगा, तो जो 30 लाख पे बीबीटी देगी। और बीबीटी 20% प्लस 12% प्लस 4%, 23.296%। और मेरे हाथ में चैन की नींद सोऊंगा। लाइट नहीं गई इस बार, थैंक गॉड। आइए नेक्स्ट, दूसरी इनकम, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम 115 बीबी में आती है, जिसमें लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस, अदर रेसेस, सब ये लक बेस्ड इनकम्स हैं। माथे की लकीर, लक बेस्ड इनकम्स। और ये लक बेस्ड इनकम्स पे फ्लैट टैक्स 30% का, फ्लैट टैक्स 30%। हाँ जी, फ्लैट टैक्स 30%। और टीडीएस कटेगा लॉटरी पर, क्रॉसवर्ड पजल पे, कार्ड गेम पे, अदर गेम पे 30%, अगर साल का एग्रीगेट अमाउंट 10,000 से ऊपर। याद रखिएगा, देयर इज नो टीडीएस ऑन बेटिंग एंड गैम्बलिंग। बेटिंग और गैम्बलिंग पे कोई टीडीएस नहीं है। टैक्स 30% है लेकिन टीडीएस नहीं है। यस। और हॉर्स रेस पे टीडीएस है, अदर रेस पे टीडीएस नहीं है। अदर रेस पे टीडीएस, कैजुअल इनकम सारी है, टीडीएस नहीं है। हॉर्स रेस पे टीडीएस है 30%, 10,000 से ऊपर। और जहां टीडीएस कट गया बेटा, याद रखना, वहां ग्रॉसिंग अप करना मत भूलना, एग्जाम में गलती हो जाती है। जहां पर, एक सेकंड दोस्तों, एक फोन और आ रहा है, बिजली वालों का है, नहीं तो वो एकदम ठीक कर देते हैं। हेलो, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, सो अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम इन ग्रॉस अमाउंट, टीडीएस कटने का। केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति? जीते 1 करोड़ लेकिन 30 लाख का टीडीएस कट गया, आपको मिले 70 लाख, 70 लाख। लेकिन आप आईयूएस में जो दिखाओगे वो ग्रॉस अमाउंट दिखाओगे, बिफोर टीडीएस, बिफोर टीडीएस दिखाओगे। और उसके लिए 100 माइनस 30 इंटू 100 करोगे, एंड दैट इज 1 करोड़। तो बेटा याद रखना, नेट अमाउंट का मतलब होता है रिसीव्ड अमाउंट, नेट अमाउंट का मतलब होता है रिसीव्ड अमाउंट, और ग्रॉस अमाउंट का मतलब होता है विनिंग अमाउंट। टैक्सेबल विनिंग अमाउंट होता है बच्चों, टैक्सेबल विनिंग अमाउंट होता है। तो अगर आपकी लॉटरी लगी और 1 करोड़ में से आपको 70 लाख रुपए घर ले जाने के मिले, आईयूएस में 70 लाख दिखाइएगा। अच्छा, और दूसरी बात, खर्चे नहीं मिलेंगे। सेक्शन 58 आ गया, नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंसेस अलाउड। और 80C टू 80U भी नहीं मिलेगा, वो तो हमें पहले ही पता था। किसी भी स्पेशल रेट की इनकम से गांठ बांध लेना, किसी भी स्पेशल रेट की इनकम से 80C टू 80U कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता, बात खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इनकम,
माय डियर फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज याद रखिएगा, अगर पीजीबीपी में नहीं आई तो आईयूएस में आई। लेकिन सर लॉटरी की इनकम हमेशा आईयूएस में। सर मैं लॉटरी का एजेंट हूं। बेटा तेरा एजेंट है ना, कमीशन की इनकम तेरी पीजीबीपी में जाएगी, लेकिन तेरी भी लॉटरी लगेगी ना, लॉटरी एजेंट की भी, वो भी आईयूएस। याद रखिएगा। अच्छा जी, कुछ इंटरेस्ट है एग्जेम्प्ट है 10-15 में, ये सारे इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, याद रखिएगा सारे इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है 10-15 वाले इंटरेस्ट। यस, ये एक बात याद रखिएगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग का 3500 रुपए एग्जेम्प्ट है, जॉइंट अकाउंट में 7000 एग्जेम्प्ट है, एक्सेस टैक्सेबल। तो बचत खाता पोस्ट ऑफिस में है ना तुम्हारा, एक्सेस टैक्सेबल, एक्सेस टैक्सेबल बचत खाता पोस्ट ऑफिस में है, 3500 तक एग्जेम्प्ट है, इंडिविजुअल अकाउंट में 7000 रुपए जॉइंट। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट का ब्याज एग्जेम्प्ट, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स का एग्जेम्प्ट, नोटिफाइड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का ब्याज एग्जेम्प्ट, नोटिफाइड रिलीफ बॉन्ड्स का एग्जेम्प्ट, नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी का ब्याज एग्जेम्प्ट, म्युनिसिपल बॉन्ड्स का ब्याज एग्जेम्प्ट, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम ऑब्लिक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, इसका ब्याज भी एग्जेम्प्ट। और ये नॉन रेजिडेंट को ब्याज मिलता है आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में उसका यूनिट है और उसको ब्याज मिलता है, वो भी एग्जेम्प्ट। तो 10-15 में ये 9 ब्याज है बेटा, रट्टा मार लो, एग्जेम्प्ट। इसके अलावा अगर आपको कोई और इंटरेस्ट मिलता है, बॉन्ड्स डिबेंचर, सिक्योरिटीज का मतलब बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, इस पे भी टीडीएस है। लेकिन दोस्तों ये 3 आपके ऐसे इंटरेस्ट हैं जिसपे टीडीएस नहीं है, केंद्र सरकार राज्य सरकार की सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म, या अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट एचयूएफ हो और आपको डिबेंचर्स पे ब्याज मिलता है 218 वाली कंपनी से 5000 रुपए तक अकाउंट पे चेक से, नो टीडीएस। अदरवाइज देखो बेटा याद रखना, 10-15 में आ गए, टैक्स ही नहीं है। जब दिल ही टूट गया जी कर क्या करेंगे, जब टैक्स ही नहीं है तो टीडीएस भी नहीं है, जब टैक्स ही नहीं है टीडीएस ही नहीं है। लेकिन दोस्तों हर सिचुएशन में जो टैक्स नहीं है, 10-15 में टैक्स नहीं है ना, बाकी तो टैक्स तो है, टीडीएस नहीं है। इधर इधर टैक्स तो है, टीडीएस नहीं है, टैक्स तो है। अच्छा बात समझिएगा, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार की सिक्योरिटीज पे टीडीएस नहीं है। ग्रॉसिंग अप नहीं करना, यहां पर नेट इज इक्वल टू ग्रॉस, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट, यहां पर ग्रॉसिंग अप नहीं करना। अदरवाइज आपका 10% रेट ऑफ टीडीएस। पिछले साल कोविड का सिचुएशन थी, तो गवर्नमेंट ने टीडीएस के रेट्स को, जहां तक मुझे याद आ रहा है 14 मई से 2020 से 31 मार्च 2021 इस रेट को घटा के 7.5% कर दिया। याद लिखिएगा। हाँ जी, डेट्स मैं चेक कर लेता हूं बेटा, एक बार मैं डेट चेक कर लेता हूं आपको। डेट, एक सेकेंड दोस्तों, ये 14 मई है या नहीं है, एक सेकेंड दोस्तों, क्योंकि ये डेट्स थोड़ी सी एग्जाम में एमसीक्यू का अगर पेपर है ना तो उसमें आ सकती हैं। यस, तो मैं एक बार डेट आपको कंफर्म कर दूं सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो। एक सेकेंड बेटा, हाँ जी, डेट्स मैं आपको कंफर्म कर दूं, एग्जैक्ट डेट्स, एक सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, 14 मई से, तो 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में मिलेगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का टीडीएस। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मिलेगा टीडीएस के 7.5। और बेटा 1 अप्रैल 2020 से 13/5/2020 के बीच में मिलेगा, तो टीडीएस का रेट 10%। मैं इन्फेसिस ज्यादा टीडीएस पे जब दूंगा जब हम वो करेंगे टीडीएस का टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रॉसिंग नेट करना पड़ेगा, हाँ इन केस में नहीं करना पड़ेगा। और दूसरे केसेस, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन्स क्या होती है 94(1) में? अरे बच्चों एक रिकॉर्ड डेट आ रही है, लोग बड़ी हेरा फेरी करते हैं, बड़ा दिमाग चलता है हमारा। रिकॉर्ड डेट आ रही है 31 दिसंबर 2020। सर रिकॉर्ड डेट क्या होती है? अरे इस दिन जिसके पास सिक्योरिटी है ब्याज मिलेगा। तो मेरा दोस्त है रामलाल, मेरे रामलाल को ना इस डेट से पहले सिक्योरिटीज बेच दी और इस डेट के बाद सिक्योरिटीज खरीद ली। इस दिन सिक्योरिटीज का ओनर कौन था? रामलाल, मेरा दोस्त। दोस्त दोस्त तो काम आएगा भाई मुसीबत में। और दोस्त को इंटरेस्ट मिला
और मैंने इंटरेस्ट रामलाल के हाथ में टैक्स करवा दिया, हाथ धो लिए, रिकॉर्ड डेट से पहले सिक्योरिटीज बेच दी, रिकॉर्ड डेट के बाद खरीद ली। तो गवर्नमेंट कहती है भाई बेचना तो सही था, वापस खरीदने से हमें यह पता लग गया कि आपने जानबूझ के ब्याज उसके हाथ में टैक्स करवाया, यू आर इवेडिंग द टैक्स। तो गवर्नमेंट कहती है भाई ये ब्याज जो है ना, ये रामलाल का नहीं माना जाएगा, ये ट्रांसफर का माना जाएगा, दैट इज मी। अच्छा पढ़िए, ओनर द सिक्योरिटी सेल सिक्योरिटी बिफोर द रिकॉर्ड डेट, एक्वायर्स द सेम आफ्टर रिकॉर्ड डेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द ट्रांसफरी ट्रांसफर का बन जाएगा। या तो आप बताओ, हमने लास्ट के 3-4 साल ऐसा कभी नहीं किया, या टैक्स बचा नहीं, या आप बोलो रामलाल की इनकम तो 1 करोड़ है, मेरी इनकम तो 5 लाख है, मेरे हाथ में जुड़ता तो बल्कि टैक्स कम लगता, तो रामलाल के हाथ में जुड़ के तो टैक्स ज्यादा लग रहा है। या तो आप ये बताओ टैक्स एवेजन हुआ नहीं, बच जाओगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये बेटा बैंकों का इंटरेस्ट, हाँ सुन लो, या कंपनी डिपॉजिट्स, उसका टीडीएस होता है, कंपनी डिपॉजिट्स उनका टीडीएस, अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 10%, यहां पर भी रेट वही 7.5%, 14 मई से 2020 से 31 मार्च 2021। कितना कितना टीडीएस है बच्चों, सुनो, पोस्ट ऑफिस का अगर आपका ब्याज है या बैंक अगर पे कर रहा है तो 40,000 रुपए सालाना, एफडी अकाउंट आ गया ना इसमें, सब बताऊंगा अभी। अदर पेयर जैसे कोई कंपनी है 5,000 की लिमिट है, और डिपॉजिट सीनियर सिटीजन लिमिट 50,000 की। 3 ब्याज पर डेटा कोई टीडीएस नहीं है, फर्म पार्टनर को दे, फर्म पार्टनर को दे, कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर को दे, और बैंक सेविंग अकाउंट और आरडी पे, ये रेकरिंग अकाउंट यहां से काट दो, रेकरिंग अकाउंट यहां से काट दो। तो बैंक अगर सेविंग अकाउंट का ब्याज देती है उस पर टीडीएस नहीं, लेकिन बैंक अगर एफडी का ब्याज देती है, रेकरिंग अकाउंट का देती है 40,000 से ऊपर, पूरे पे टीडीएस कटेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक में अगर एफडी है 45,000 की, उसका 10% या 7.5%, 20-21 की बात करें, कटेगा। क्लियर, मैं अब रुक रहा हूं, बोलिए। अब यहां पर बीच में वो एक इलेक्ट्रिसिटी चली भी गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा कंटिन्यूएशन ब्रेक हो गई, प्लीज बताइएगा, मैं रुक गया हूं, प्लीज बताइए, क्वेरीज बताइए। आई थिंक आधे घंटे में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, कुछ मेजर चीजें रह नहीं गई हैं, प्लीज बताइए। मैंने जूम कर दिया है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, प्लीज बताइए। चलिए नेक्स्ट है बेटा, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर। प्लांट मशीनरी फर्नीचर, देखो अगर तुम्हारा बिजनेस है जनरेटर को किराए पे देने का, फर्नीचर को किराए पे देने का, एसी टीवी फ्रिज को किराए पे देने का, तो बेटा बिजनेस। अगर तुम्हारा ये बिजनेस नहीं है तो आईयूएस, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट, अगर तुम्हारा कंपोजिट लेटिंग का काम है, जैसे वो गेस्ट हाउस पीजी होते हैं ना, पीजी और गेस्ट हाउस, उसके अंदर क्या होता है, एसी टीवी फ्रिज बिजली पानी सब लगा के दिए जाते हैं। तो अगर आपका पीजी और गेस्ट हाउस का काम है और बिजनेस है आपका, तो बिजनेस, उसको बोलते हैं कंपोजिट लेटिंग आउट, कंपोजिट लेटिंग आउट, कंपोजिट रेंट मिलता है आपको बिल्डिंग के साथ, क्योंकि पीजी गेस्ट हाउस की फीचर क्या है, खाना पीना बिजली पानी सब मिलता है। अब सुनिएगा मेरी बात, अगर आपका ये बिजनेस है, गेस्ट हाउस का काम है, पीजी का काम है, फिर तो बात खत्म। लेकिन अगर दोस्तों मैंने भी किसी को पीजी अपने छत पे दे रखा है, एक दोस्त को, मेरा ये काम नहीं है, तो आईयूएस में इनकम आएगी, सिंपल सी बात। तो 2 इनकम कितनी सरलता से हमने कर ली। प्लांट मशीनरी फर्नीचर का, प्लांट मशीनरी फर्नीचर का काम है आप लोगों का, फोन दे जाना, प्लांट मशीनरी फर्नीचर का काम है आपका, बिजनेस है। तो बेटा जैसे शादी में कोई पंडाल, कोई फर्नीचर, कोई एसी, कोई ये सब चीजें देते हैं किराए पे, जनरेटर किराए पे मिलता है, तो जो किराए पे दे रहा है उसका बिजनेस, और किराए पे नहीं तो आईयूएस। और मेरा अगर पीजी गेस्ट हाउस का काम है तो बिजनेस, और पीजी गेस्ट हाउस का काम नहीं है, फिर भी मैंने फैसिलिटीज लगाकर एक रेंट के लिए दे दी, इकट्ठे रेंट के लिए जो सेपरेबल नहीं है, तो आईयूएस। लेकिन याद रखिएगा जब डी और ई इनकम्स आईयूएस में आएंगी तो खर्चे क्या मिलेंगे, रिपेयर के खर्चे मिलेंगे 57 सेक्शन में, बिल्कुल मिलेंगे, इंश्योरेंस के मिलेंगे, डेप्रीसिएशन मिलेगा सेम लाइक 32, जो पीजीबीबी वालों को डेप्रीसिएशन मिलता है मेरे बच्चों, डेप्रीसिएशन मुझे भी मिलेगा, चाहे मेरा फर्नीचर लेटिंग आउट का आईयूएस में इनकम आ रही हो, तो कंपोजिट लेटिंग आउट की इनकम आईयूएस में आ रही हो, तो मुझे डेप्रीसिएशन मिलेगा, और भी कोई रेवेन्यू खर्चा वो भी।
तो किराए की इनकम जब भी आईओएस में आएगी सारे खर्चे मिलेंगे, डेप्रिसिएशन मिलेगा ब्लॉक बना के 32 की तरह जैसे पीजीबीपी को मिलता है, और मेरा इंश्योरेंस और रिपेयर सब। नेक्स्ट इनकम है बेटा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये कीमैन का विस्तृत रूप में हमने पढ़ा था, पीजीबीपी में भी पढ़ा था और इसको सैलरी में भी पढ़ा था। लेकिन अगर कीमैन का पैसा पीजीबीपी में नहीं आए, सैलरी में नहीं आए, तो आईयूएस में आएगा। लेकिन आईयूएस में कब आएगा? जब ये पैसा कीमैन को मिला या उसके और कीमैन एम्प्लॉय नहीं है, कीमैन एम्प्लॉय नहीं है या इसको लीगल हायर्स को मिला उसकी डेथ पर, तो ये दोनों ही अमाउंट आईयूएस में दिखाएंगे। कौन? कीमैन या लीगल हायर्स। और कीमैन पॉलिसी के बारे में विस्तृत चर्चा मैंने करी थी वहां पर। आइए आ जाइए। तोहफा तोहफा तोहफा, लाया लाया लाया। सम प्रॉपर्टी रिसीव बाय एनी पर्सन, चाहे कंपनी को मिले, फर्म को मिले, एओपी को मिले, इंडिविजुअल को मिले, एचयूएफ को मिले। क्या मिल रहा है? मॉनेटरी गिफ्ट मिल रही है, कैश, चेक, पे ऑर्डर के रूप में आपको मिल रहा है। 50,000 से ऊपर ज्यादा मिलेगा जब टैक्सेबल होगा, 50 तक एग्जेम्प्ट है। और स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस के अलावा मिले, अगर स्पेशल केसेस में मिले पूरा एग्जेम्प्ट है। कौन से ऐसे स्पेशल केसेस है दोस्तों जहां पर सारा का सारा अमाउंट एग्जेम्प्ट है? आइए जरा वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस देख लें। बल्ले बल्ले वाले केसेस। सम ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड टोटल, 100% एग्जेम्प्ट बेटा। तो अगर आपको मॉनेटरी गिफ्ट मिले, रिलेटिव से मिले, एग्जेम्प्ट। रिलेटिव का मीनिंग ये है, ये आपको पढ़ ही रखा होगा। रिलेटिव में मोटा मोटा कजन्स नहीं आते, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, कजन्स नहीं आते रिलेटिव में। रिलेटिव में आपके मदर की साइड के सारे रिलेशंस आते हैं, सारे आते हैं, फादर के साइड के आते हैं, और आपके वाइफ के या आपके हस्बैंड के साइड के सारे रिलेशंस आते हैं। आपके चाचा, बुआ, फूफा, जीजा, ताऊ सब आते हैं, साला साली सब आते हैं, लेकिन कजन्स नहीं आते। कजन्स नहीं आते, उनके बच्चे नहीं आते। चाचा ताऊ के बच्चे, फूफा जीजा के बच्चे, साली साली के बच्चे, वो कवर्ड नहीं है। तो इनके किड्स अलाउड नहीं। हाँ, किड्स में आपकी किड्स अलाउड है खाली, यस। तो किड्स अलाउड नहीं है। आपके जो कजन्स होते हैं ना, किड्स ऑफ अंकल्स एंड आंट्स, किड्स ऑफ अंकल्स एंड आंट्स, जो आपकी अंकल्स और आंट्स हैं, इनके किड्स अलाउड नहीं है। एक सेकेंड बच्चों, चलिए। तो पहली बात, रिलेटिव से मिले 100% टैक्स फ्री, शादी पे मिले 100% एग्जेम्प्ट, विल में मिले, विल मतलब वसीयत, इनहेरिटेंस, विरासत, 100% एग्जेम्प्ट, मरने वाली की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए आपको कोई पैसा मिले, एग्जेम्प्ट, रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड लोकल अथॉरिटी, ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो बेटा 12AA में या 12AB के अंदर, और लोकल अथॉरिटी रजिस्टर्ड हो 1020 के अंदर। हाँ जी, और उनको भी मिले, ट्रस्ट को भी मिले, लोकल ट्रस्ट को भी मिले पैसा, एग्जेम्प्ट है। रिसीव बाय ट्रस्ट। अच्छा, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, एनजीओस, नॉन प्रॉफिट, एनपीओस जो 1023 में रजिस्टर्ड है, उनसे आपको पैसा मिले, एग्जेम्प्ट। या आपको किसी क्लास ऑफ पर्सन से मिले, प्रिस्क्राइब्ड पर्सन है। यहां पर दोस्तों वो दिल्ली में ना अनऑथराइज्ड कॉलोनीज रेगुलराइज्ड करी गई थी, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज रेगुलराइज्ड करी गई थी, वहां पर प्रॉपर्टी मिली थी। वैसे तो याद रखिएगा, अभी मैं मॉनेटरी गिफ्ट की बात कर रहा हूं, तो मॉनेटरी तो आपके 6 पॉइंट्स हैं। अभी तो मॉनेटरी बात कर रहा हूं, 6 पॉइंट्स। ये तो यहां पर ये था कि भाई अगर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की जो रजिस्टर्ड डीड मिली थी ना, सब लोगों को रेगुलराइज कर दिया था, वो टैक्सेबल उनके हाथ में डीड नहीं होगी, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी मिली है, लेकिन वो थी उन्हीं की, कच्चे कागज थे। आइए दोबारा से रिपीट करें, अगर मॉनेटरी गिफ्ट स्पेशल सर्कमस्टांसेस मिले, बल्ले बल्ले। अगर मॉनेटरी गिफ्ट नॉन स्पेशल केसेस में मिले, 50 तक मिले, बल्ले बल्ले। नॉन स्पेशल सर्कमस्टांसेस 50 से ऊपर मिले, सारा सम टैक्सेबल। तो दोस्त से गिफ्ट मिले 51,000 रुपए की, शादी ब्याह नहीं है, तो बेटा पूरा 51,000 रुपए आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। शैल बी इंक्लूडेड इनकम ऑफ द रिसीवर। तो फायदा क्या है मॉनेटरी गिफ्ट का? या तो स्पेशल केसेस में लो, या नॉन स्पेशल केसेस में साल का टोटल 50 तक। नेक्स्ट, अगर आपको गिफ्ट मिलती है प्रॉपर्टी की, ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स है। लो जी, नॉन मॉनेटरी आइटम्स में जो टैक्सेबल होने वाले आइटम्स हैं गाइस, ये ही हैं। अच्छा, इसके अलावा अदर नॉन मॉनेटरी आइटम,
अदर नॉन मॉनेटरी आइटम फुल्ली एग्जेम्प्ट है गाइस, अदर नॉन मॉनेटरी आइटम फुल्ली एग्जेम्प्ट है गाइस, फुल्ली एग्जेम्प्ट। सर क्या आया अदर नॉन मॉनेटरी आइटम में? अरे बेटा अदर नॉन मॉनेटरी आइटम में बताऊं क्या आया? इसमें आया कार, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, आपके क्लोथ्स, एसेसरीज, सारा का सारा एग्जेम्प्ट है। लिख लो भैया। टैक्सेबल मात्र क्या है? लैंड बिल्डिंग, शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, बुलियन, गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स, इस टाइप की चीजें, एंटीक्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, आर्ट, स्कल्पचर्स, मॉडल्स और कोई भी ऐसे वर्क ऑफ आर्ट। मॉडल का मतलब कोई वो रैंप वाली मॉडल नहीं मैं कह रहा, स्कल्पचर्स का मतलब है मॉडल्स ऑफ वैक्स, क्ले, पुतला, कोई चीज का, कोई कैरिकेचर, वो चीजें कह रहा। तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स में यही चीजें टैक्सेबल होंगी। अगर आपको कार गिफ्ट में मिली, लंबरगिनी मिली है, आपको रोल्स रॉयस मिली है, एग्जाम, आप एग्रीमेंट बना के रख लो, आप तो बच जाओगे, देने वाला फंसेगा भाई तेरे पास कहां से आए। तो कोई अगर आपको कोई कार गिफ्ट कर रहा है 10 करोड़ की, आप ले लेना, एग्रीमेंट बनवा लेना, भाई मैं होशोबाज में दे रहा हूँ, मेरा इनकम टैक्स का परमानेंट अकाउंट नंबर ये है, डीड बना के रख लेना, बाद में गवर्नमेंट ये ना कि तुम्हें चोरी करके लिए किसी की। तो भाई मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई मुझे गिफ्ट देना चाहे महंगी से महंगी गाड़ी की, महंगे से महंगे फर्नीचर की, महंगे से महंगी प्लांट एंड मशीनरी की, मेरे हाथ में सब एग्जेम्प्ट है, इस बात को याद रखिएगा। टैक्सेबल सारे आइटम नहीं। आइए सर अब टैक्सेबल करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपको गिफ्ट में मिली है तो गवर्नमेंट कहती है एसडीवी 50 तक है तो एग्जेम्प्ट, एसडीवी 50 से ज्यादा है पूरी एसडीवी टैक्सेबल। लेकिन सर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको उन केसेस में मिली, स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, बल्ले बल्ले आओ भैया। अगर ये स्पेशल केसेस में, यस माय डियर फ्रेंड्स, आओ मैंने एक बात बतानी थी आपको, यहां पर देखो प्रॉपर्टी वर्ड भी लिखा है। अच्छा तो मॉनेटरी मिले स्पेशल सर्कमस्टांस में, नॉन मॉनेटरी मिले सारा एग्जेम्प्ट, यानी कि आप हमेशा गिफ्ट्स को स्पेशल केसेस में लेना तो बेटर है। अच्छा अगर आपने अब कंसिडरेशन के लिए ली है प्रॉपर्टी गिफ्ट में, गिफ्ट का मतलब होता है नो कंसिडरेशन, गिफ्ट का मतलब होता है नो कंसिडर, अब कंसिडरेशन के लिए ली है तो दोस्तों एक थोड़ा सा पॉइंट मैं बताऊंगा, ये वाला पॉइंट। आइए सर, तो दोस्तों मुझसे अब मेरे दोस्त से, एक फ्रेंड है मेरा, एक सेकंड दोस्तों, मुझे एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, एक नोट्स बना के मैं आपको समझा दूं। हाँ जी, मेरा दोस्त है, वो मुझे लैंड दे रहा है, उसकी एसडीवी 50 लाख है और मैं उससे ना परचेज कर रहा हूं, गिफ्ट में नहीं है, परचेज कर रहा हूं। सुनिए मेरी बात, मैं परचेज कर रहा हूं गाइस, ये ऐसा करो, इसको कर दो 55 लैक्स, मैं परचेज कर रहा हूं 50 लैक्स। मेरे अपने फ्रेंड से एक जमीन जिसकी एसडीवी 55 लाख है, मेरे बच्चों एसडीवी 55 लाख है, 55 लाख परचेज कर रहा हूं 50 लाख के लिए, तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा मेरे हाथ में मैं बताऊं? आपने एसडीवी से कम में ली है, हाँ जी सर कम में ली है, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट एक मार्जिन देती है आपको, और मार्जिन क्या है? 50,000, सुनो मेरी बात, और 10% ऑफ द कंसिडरेशन whichever is high, whichever is high। अच्छा 10% ऑफ द कंसिडरेशन, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कंसिडरेशन सर 50 लाख, गवर्नमेंट कहते हैं 10% ऐड कर लो उसमें, 55 लाख है ना, 50 लाख का 10% 5 लाख, तो 50,000 तो लेस ही है, 55 लाख से ऊपर एसडीवी है क्या? नहीं है, तो ये एग्जेम्प्ट हो गई। देखिए जरा, तो यानी कि मैं ये बोल दूं कि आपका जो एसडीवी है, हाँ इन दोनों के अमाउंट से, या तो एसडीवी आपकी 50,000 से ज्यादा हो या 10% कंसिडरेशन से ज्यादा, विच एवर इज हाई। 50 से तो ज्यादा है, वैसे तो 5 लाख का डिफरेंस है, लेकिन 10% ऑफ द कंसिडरेशन की भी आपको यहां पर मार्जिन ऑफ एरर दे रहे, 10% ऑफ द कंसिडरेशन का मार्जिन ऑफ एरर। तो यानी कि अगर आप 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ना, 55 लाख से ऊपर ज्यादा उसकी एसडीवी नहीं होनी चाहिए, तो हम टैक्स नहीं करेंगे। अच्छा 1 करोड़ की ले रहे हो तो सर 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर एसडीवी नहीं होनी चाहिए, पहले ये 5% था, अब ये 10 हो गया है,
इस बात को याद रखिए। अच्छा सर मैं 20 लाख की ले रहा हूं तो 22 लाख से ऊपर एसडीवी ना हो। अच्छा सर मैं 10 लाख की ले रहा हूं तो सर जी 11 लाख से ऊपर एसडीवी ना हो। सर मैं 5 लाख की ले रहा हूं 5,50,000 से ऊपर एसडीवी ना हो। सर मैं 4 लाख की ले रहा हूं, अब बताओ 4,40 नहीं 50, क्योंकि 10% 4 लाख का 40,50 तो 50,000, तो 50,000 तक की डिफरेंस तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन 10% कंसिडरेशन का भी हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अब सुनिए मेरी बात, अब आंसर दीजिएगा दोस्तों। परचेज प्राइस, एसडीवी, टैक्स ट्रीटमेंट बताइएगा जरा। परचेज प्राइस है दोस्तों नील, मैं लैंड और बिल्डिंग की ही बात कर रहा हूं, और एसडीवी है 40,000। केस 1 बताइए क्या ट्रीटमेंट बेटा? एग्जाम। परचेज प्राइस नील, एसडीवी 60,000, तो बेटा 60 के 60,000 रुपए टैक्सेबल मेरे हाथ में, प्राप्तकर्ता के हाथ। बहुत बढ़िया। परचेज प्राइस सर 20,000, एसडीवी सर एसडीवी 70,000। गवर्नमेंट कहती है 50 का बेनिफिट मिलेगा ना, 10% ऑफ द कंसिडरेशन 2,000 और 50, तो 20 प्लस 70 एग्जेम्प्ट। अब आपको इससे समझ आ जाए। सर मैं खरीद रहा हूं लाख रुपए की और एसडीवी है 1,70,000। देखो दोस्तों 10% ऑफ द परचेज प्राइस कंसिडरेशन है 10,000 और 50, 1.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 170 है ना, तो बेटा पूरा 70,000 रुपए टैक्स है। सर मैं खरीद रहा हूं 10 लाख की और 11 लाख की एसडीवी है, 11 लाख की एसडीवी है। अरे बच्चों 10% कंसिडरेशन का मार्जिन है, 11 लाख से ऊपर है नहीं, एक से। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए इस टेबल से। अच्छा लास्ट केस देखिए, मैं खरीद रहा हूं 20 लाख की, एसडीवी 23 लाख की, आहा 22 तक चल जाता, पहले 5 तब 10 हो गया, तो ये 3 लाख रुपए टैक्स। ठीक है, चलो कॉपी कर, कॉपी करिए। नेक्स्ट आइए जी। अच्छा अगर मूवेबल की बात करें तो फेयर मार्केट वैल्यू 50 तक है एग्जाम, फेयर मार्केट 50 से ऊपर है तो एफएमवी टैक्सेबल। यहां 50 का डिफरेंस लेना है, 10% वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अरे यहां 10% वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सेम क्वेश्चन जो हमने अभी किया, सुनो मेरी बात मेरे बच्चों, सेम क्वेश्चन, अब इसको चेंज कर दो। अब इसको लैंड बिल्डिंग की जगह इसको ज्वेलरी मान लो, इसको ज्वेलरी मान लो, और इसको एसडीवी को एफएमवी मान लो, एफएमवी। हाँ जी, पहले केस में एग्जेम्प्ट, बिल्कुल सही। दूसरे केस में 60 के 60,000 एफएमवी टैक्सेबल। तीसरे केस में एग्जेम्प्ट। चौथे केस में एक 70 का 70, ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, 50 का ही लिमिट मिलेगी बेटा यहां पर। अब यहां पर आंसर विल बी दोस्तों 1 लाख रुपए टैक्सेबल। ये डिफरेंस देखो, 10% वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, खाली 50 सस्ता हो सकता है, 50 तक, 50 से ज्यादा सस्ता है या 50 से ज्यादा डिफरेंस है एसडीवी का और परचेज प्राइस का, तो पूरा डिफरेंस टैक्स है। तो मूवेबल में 10% की लिमिट है जो पहले 5 होती थी, सॉरी इमूवेबल में 10% की लिमिट है जो 5 होती थी। भाई यहां तो 1% की लिमिट नहीं, 50,000 की लिमिट है, खाली सस्ता 50 तक ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो यहां पर 1 लाख भी टैक्सेबल हो जाए। लिख लो फटाफट लिखो। और कल का सेशन में दोस्तों हम करने वाले हैं सेट ऑफ क्लबिंग और डिडक्शन, सेट ऑफ क्लबिंग और डिडक्शन। यस, तो कल का सेशन में गाइस सेट ऑफ क्लबिंग डिडक्शन, यस, और एग्रीकल्चर इनकम अगर टाइम मिला तो सेट ऑफ क्लबिंग डिडक्शन विल बी रिवाइज्ड एंड अमेंडमेंट्स डिस्कस्ड इन द फोर्थ कमिंग सेशन, दैट इज टुमारो। आइए दोस्तों, अच्छा उसके बाद गिफ्ट की बात हो गई। अब आइए कंपनसेशन। दोस्तों सरकार ने जबरन आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है और उस कंपनसेशन मिलने में देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, उस देर के बदले में सरकार ब्याज देती है, वो भी रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होता है। क्योंकि आपको याद होगा कंपनसेशन 45(5) में
रिसिप्ट बेसिस में टैक्सेबल होता है कैपिटल गेन में, उसी प्रकार से ये जो ब्याज है ये रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगा। उसी प्रकार से बच्चों ये ब्याज जो है रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगा। और कब होगा? आईयूएस में ही होगा जिस साल मिला। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा क्योंकि इतने दिन इतने साल पीड़ा आपने सहन करी, 50% फ्लैट डिडक्शन मिलेगी, ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होगा। तो 3 साल का ब्याज मिला, 18-19 का ड्यू हुआ था ब्याज 1 लाख, 19-20 का ड्यू हुआ था 1 लाख, सुनो मेरी बात, और 20-21 में ड्यू हुआ था 1 लाख, और ये सारा का सारा अमाउंट 3 के 3 लाख 20-21 में मिले। तो बेटा 3 लाख में से 1.5 लाख घटा दो, 1.5 लाख रुपए 20-21 में आएंगे। तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं है, रिसिप्ट बेसिस पर जब मिलेगा जब टैक्सेबल, आधा आधा टैक्सेबल क्योंकि आधा डिडक्शन। एडवांस मनी फोरफिटेड 1/4/14 के बाद, ये लास्ट सेशन में बताया था, अगर आपका बयाना आपने फोरफिट कर लिया है क्योंकि आपने प्रॉपर्टी बेचने के लिए एग्रीमेंट किया था और बायर खरीद नहीं पाया, तो वो टैक्सेबल 1/4/14 के बाद आईयूएस में होता है, रिसिप्ट बेसिस। 1/4/14 से पहले कॉस्ट से घटाते थे, टैक्सेबल नहीं होता था। आइए नेक्स्ट है शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू फॉर क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी बताया बेटा अभी 218 में जो कवर्ड नहीं है, ठीक है। वो क्या कर रही है, सुनिए मेरी बात, क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या कर रही है दोस्तों, फेस वैल्यू है शेयर का जो कंपनी इशू कर रही है 10 रुपए, ठीक है। सर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं क्या? हाँ, इशू प्राइस है 15, तो बेटा कितना प्रीमियम हो गया? 5 रुपए। सर जी मार्केट वैल्यू कितनी है शेयर की? गवर्नमेंट कह रही है फेयर मार्केट वैल्यू 13 रुपए। गवर्नमेंट कहती तुम्हें शर्म नहीं आती, फेयर मार्केट वैल्यू 13 रुपए, 15 रुपए में कौन खरीदता है? कुछ हेरा फेरी है। तो गवर्नमेंट ने कह दिया एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर फेयर मार्केट वैल्यू वो इनकम है। यस, तो आप बताओ कितनी इनकम बनेगी? तो बेटा इशू प्राइस 15 है, फेयर मार्केट वैल्यू 13 है, 2 रुपए प्रति शेयर इनकम मान ली जाएगी कंपनी की, 2 रुपए प्रति शेयर, और जितने शेयर इशू किए। लेकिन रेजिडेंट को इशू, हाँ बस, तो अगर प्रीमियम पे इशू किए, क्लोजली हेल्ड कंपनी ने किए, मार्केट वैल्यू, अच्छा अगर आपका इशू प्राइस 13 है, 12 है, 10 है, फिर कोई दिक्कत, आग लगती है गवर्नमेंट को, मार्केट वैल्यू से ऊपर इशू ना करो, ये हेरा फेरी के चंके। नंबर 2 नंबर 1 में कन्वर्ट करने का तरीका है ये, अपने ही पैसे को हाई प्राइस पे दिखाकर वापस ले लेते हो शेयर होल्डर से, वो ना समझो, जो मैं कह रहा हूं वही समझ लो, बेटर है। देखो फेस वैल्यू 10 रुपए, इशू प्राइस 15 रुपए, फेयर मार्केट वैल्यू 13 रुपए। एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर फेयर मार्केट वैल्यू इज डीम्ड एज इनकम। लेकिन इशू किसको किया गया है? रेजिडेंट को। इशू किसको किया गया है? रेजिडेंट को। इस बात को याद रखना, इशू किसको किया गया है? रेजिडेंट को, ठीक है। चलिए, अगर नॉन रेजिडेंट को सेक्शन लागू नहीं होगा, क्लोजली हेल्ड कंपनी नहीं है, सेक्शन लागू नहीं होगा, याद रखिए। आइए सेक्शन 57 डिडक्शंस। बेटा हमने कुछ डिडक्शंस तो हेड्स ये अलग अलग इनकम कर ली, जो रह गई फैमिली पेंशन की इनकम। फैमिली पेंशन जो एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर को मिलती है, 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस। तो फैमिली पेंशन बेटा 1 लाख रुपए मिल रही है विडो को, तो 1 लाख का 1/3 33,000, वो तो ज्यादा आ गया, 15,000 हो जाएगी डिडक्शन। 85,000 रुपीज विल बी टैक्स, 85,000 विल बी टैक्स, 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस। अच्छा मिली आपको, मान लो मिली आपको 30,000 है, तो 1/3 30,000 का 10,000, 10,000 माइनस करेंगे, तो 15,000 से ऊपर नहीं है। और कुर्बानी 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 भाई 115 BAC, ये डिडक्शन नहीं मिलेगी फैमिली पेंशन वाली अगर आप 15 BAC में आ गए। अब रिकैप करो, सैलरी में बहुत सारी कुर्बानियां थी, हाउस प्रॉपर्टी में 24B की कुर्बानी थी, PGBP में कुर्बानी क्या थी अगर 15 BAC में आ गए, मूंग में बहुत सारी कुर्बानियां थी, कैपिटल गेन में कोई कुर्बानी नहीं है। अगर आप BAC में आ गए, कैपिटल गेन में कोई कुर्बानी नहीं है। यहां ये कुर्बानी है, 57(2)(a) की डिडक्शन है, ये 57(2)(a) की डिडक्शन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अच्छा नेक्स्ट, ये 2 पेंशंस होती हैं 1018 और 1019, ये हमारी सोल्जर्स को मिलती हैं वीरता दिखाने के लिए या वीर गति प्राप्त करने के लिए। वीरता दिखाई है, वीरता
या बेचारे वीर गति, बेचारे नहीं बोलना चाहिए ना, वीर गति को प्राप्त हो गए, तो देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए या वीरता दिखाई है दोस्तों उन लोगों ने, हम उनको एग्जेम्प्ट करें। सो पेंशन रिसीव बाय इंडिविजुअल और फैमिली पेंशन बाय फैमिली मेंबर, पेंशन रिसीव बाय इंडिविजुअल और फैमिली पेंशन बाय फैमिली मेंबर, यानी कि वीरता दिखाई है, पेंशन मिली है इस कारण, या वीर गति को प्राप्त हो गए इसलिए फैमिली पेंशन मिली है। जब भी चक्र मिला, वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, गैलेंट्री अवार्ड्स एक्सेप्ट। अच्छा, यहां पर अगर आप बीएससी में आ भी जाओ ये मिलती रहेगी, और वीर गति को प्राप्त हो गए हमारा जवान तो उसमें उनकी फैमिली पेंशन मिलती है, वो एक्सेप्ट। लेकिन ये वाली जो डिडक्शन है ना बीएससी में छीन लेते हैं, लेकिन ये वाली तो रहेगी, आप बीएससी में आओ ना हो। इसके अलावा गवर्नमेंट कहती है कोई भी खर्चा 57 का हो, कोई भी खर्चा 57 का हो, कोई भी खर्चा रेवेन्यू का हो, आईयूएस से माइनस हो सकता है, कोई भी खर्चा आपका आईयूएस का हो 57 में, रेवेन्यू खर्चा किसी भी आईयूएस से इनकम से माइनस हो सकता है। हाँ, डिविडेंड के लिए नहीं है ये, डिविडेंड में तो 20% नहीं मिलेगा, वो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस। और दो इनकम जो आईयूएस में और आती है, पेटेंट की इनकम दोस्तों, आप क्यों हो, ओरिजिनल इन्वेंटर हो, आगे कहां गए ओरिजिनल इन्वेंटर भाई, आप ओरिजिनल इन्वेंटर हो, लिख लो ओरिजिनल इन्वेंटर हो, फर्स्ट टाइम इन्वेंटर हो, फर्स्ट टाइम आपने कुछ इन्वेंट किया है, और नेम अंडर पेटेंट एक्ट, आपका नाम पेटेंट एक्ट में अंकित किया गया है, तो आपको हम 10% टैक्स लगाएंगे आपकी रॉयल्टी पर, लेकिन वो पूरा टैक्सेबल होगा, 100% खर्चा नहीं मिलेंगे। अच्छा, हाँ, तो हम इन्वेंटर्स को एक लालच दे रहे हैं, आप इन सेक्शंस में आओ, 100 जितनी भी आपकी रॉयल्टी है 100% टैक्सेबल हो जाएगी, 10% टैक्स लगेगा, लेकिन इस सेक्शन में ना 5 साल तक लगातार रहना पड़ेगा। इफ द एसएससी ऑप्ट फॉर दिस सेक्शन, तो 5 साल तक, अगर प्रीवियस ईयर 2021 में आए तो आपको 2021, 21, 22 प्लस 22, 23, हाँ प्लस 23, 24 प्लस 24, 25, लगातार 5 साल तक रहना पड़ेगा। और अगर किसी साल तोड़ दिया तो आगे के 5 साल वहां से, अगर मान लो इस साल आप सेक्शन में नहीं आए, लिखा है ना, इफ एसएससी ऑप्ट्स फॉर दिस सेक्शन फॉर एनी प्रीवियस ईयर, आपने ऑप्ट कब किया, मान लीजिए यहां ऑप्ट किया मेरे बच्चों, आपने ऑप्ट किया 2021 पहले साल, तो आगे के 4 साल रहना पड़ेगा। किसी साल ऑप्ट नहीं किया, यहां पर ऑप्ट नहीं किया आपने, 5 साल तो करना है, नहीं कर रहे, तो आगे के 5 साल 1, 2 ऐसे काउंट कर लेना, आपको ये ऑफर नहीं मिलेगी। तो यानी कि बेटर है कि इस सेक्शन में आए तो 5 साल तक करो, नहीं तो किसी सेक्शन, अगर किसी साल इस सेक्शन में नहीं आए तो आगे के 5 साल, उस साल के बाद के 5 साल कूलिंग पीरियड कह लीजिए, आपका लॉक इन पीरियड कह लीजिए, आपको ये सेक्शन में आने का फायदा नहीं है। 10% टैक्स लगेगा, 1 करोड़ की रॉयल्टी मिली, 10 लाख टैक्स दिए, काम खत्म। हाँ, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, वो तो टोटल इनकम के बेसिस पे होंगे, वो तो लगेंगे। कार्बन क्रेडिट क्या है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम करते हो तो हम एक आपको कार्बन क्रेडिट देंगे। कितना कार्बन डाइऑक्साइड, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके बदले में आपको क्रेडिट मिलेगा। जैसे आप हर क्लास को अटेंड करते हो तो मैं एक टोकन दूंगा, आपका 5 टोकन हो गए तो मैं 500 रुपए दूंगा, एक हर टोकन का 100 रुपए। इसी प्रकार से इनडायरेक्टली एक इंसेंटिव है लोगों को, यस, अपनी बिजनेस में पॉल्यूशन को कम करने के लिए, कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम करी तो यस आपको एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा, उस कार्बन क्रेडिट का अमाउंट पूरा टैक्सेबल, 10% रेट पे पूरा टैक्सेबल, कोई खर्चा नहीं मिलेगा। सरचार्ज और एजुकेशन सेस वो तो टोटल इनकम के बेसिस पे होते हैं, वो तो लगेंगे। हो गया, बिल्कुल हो गया जी। एक पॉइंट बताना रह गया, जो हमारे एमपी एमएलए होते हैं ना, एमपी एमएलए होते हैं, इनके 2 अलाउंसेस, वैसे तो इनकी इनकम आईयूएस में आती है, एक सेक्शन 1017 होता है जहां तक मुझे याद आ रहा है, इनके डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस एग्जेम्प्ट होते हैं। वैसे तो एमपी एमएलए की इनकम आईयूएस में आती है, लेकिन 2 एग्जेम्पशंस इनको मिलती हैं, डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस। डेली अलाउंस क्या होता है, जब ये असेंबली में या पार्लियामेंट में जाते हैं उसके लिए डेली अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस इस एरिया के लिए। तो भाई एमपी एमएलए की सैलरी आईयूएस में आती है, एम्प्लॉय तो है नहीं, डेली अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, 2 अलाउंस एग्जेम्प्ट होते हैं। लेकिन अगर ये 115 बीएससी में हमारे एमपी
और एमएलए आ गए 115 115 BAC में आ गए, कुर्बानी 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 1017 नहीं मिलेगा। तो एमपी एमएलए की इनकम आईयूएस में आती है। पहली बात, इनके 2 अलाउंसेस एग्जाम 10-17 में डेली और कॉन्स्टिट्यूएंसी, और अगर ये 115 बीएससी में आ गए तो ये कुर्बानी है। तो 115 बीएससी में आईयूएस से संबंधित 2 कुर्बानियां हैं, एक तो फैमिली पेंशन की 57(2)A में, और एमपी एमएलए की 10-17 की कुर्बानी। हो गया जी फिनिश। वाओ मैन, सो वी हैव फिनिश्ड द हेड्स, वी हैव फिनिश्ड द रेजिडेंशियल स्टेटस, and my dear friends, my dear lovely friends, we have finished the residential status and the basic concepts. अब आप लोगों की कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है? हमें कोई गाना, तो यहाँ पर डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, वो तो काम कर नहीं सकता हूं। कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो प्लीज बताइए। हाँ जी, मेरे पास 5-10 मिनट हैं, फटाफट बताइएगा। अदरवाइज अब नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं, माय डियर लवली फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं सेट ऑफ क्लबिंग एंड डिडक्शंस। कोई स्पेशल रिक्वेस्ट प्लीज बताइए। एनी स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं है तो फिर हम मिलेंगे दोबारा, और है तो मैं आपको चांस दे रहा हूं बोलने की, टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट। यस, आई एम गिविंग द चांस टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट, प्लीज लेट मी नो। कृष्णा, ये मैराथन ही तो हो गया एक तरीके से, सबको ज्वाइन कर दो। हाँ जी नेहा, वो भी करेंगे सब, इनकम टैक्स में सारा करेंगे, इनकम टैक्स में 100% कवरेज करेंगे बेटा, विल डू 100% कवरेज। तो अब ये स्मॉल स्मॉल चैप्टर स्टार्ट हो गए, तो कल करेंगे अपना 3-4 चैप्टर्स इकट्ठे कर लेंगे, क्लबिंग, सेट ऑफ डिडक्शंस, फिर नेक्स्ट में हमारा रिटर्न असेसमेंट्स, ये सारे करेंगे, डोंट वरी। अब पूरे उसके क्या कहते हैं, अंजाम तक लेके जाएंगे, डोंट वरी, पूरे अंजाम तक। कृष्णा, आप देखो ना, देखो क्या होता है मैराथन, क्या होता है 8 से 12 घंटे का होता है, 8 से 12 घंटे का होता है, ये भी आपका वही हो गया, 16 घंटे का हो गया। तो मैराथन आप इसको कंबाइन कर दूंगा मैं बाद में, सारे लेक्चर्स को कंबाइन कर दूंगा, तो हमारा 16 घंटे कितने, भी आज 5वां सेशन है, 8 सेशन हो जाएंगे, तो 8 दूनी 16 घंटे मैराथन हो गया इनकम टैक्स का। तो ये मैराथन ही है। देखो मैराथन में अगर मैं सुपर स्पीड पे चलूंगा ना, उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो कृष्णा आप इसको मैराथन ही माने, आप इसको ना देखें अभी, आप इसको जब पूरा हो जाएगा तो मैं इसको 20 घंटे का एक सेशन बना के इकट्ठा कर दूंगा, तो आप उसको 2 दिन में देख लीजिएगा, 8-8 घंटे आपका मैराथन बन जाएगा। एवरी डे वी आर हैविंग फ्रॉम 3 to 5, वी आर हैविंग फ्रॉम 3 to 5, यस, वी आर हैविंग फ्रॉम 3 to 5 एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे। तो वंस इनकम टैक्स गेट्स ओवर, 5 सेशंस और लगेंगे या 4 सेशंस और लगेंगे, जीएसटी भी मैं करवाऊंगा, यस, तो जीएसटी भी हम करवाएंगे, बिल्कुल करेंगे, जीएसटी भी करेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था सेशन के स्टार्टिंग में, और दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने आपको टिप्स दिए थे उनको आप थोड़ा सा रिसर्च करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा फॉलो करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा मीठा मीठा हवा का झोंका तुम्हारी लाइफ में आना शुरू होगा, थोड़े थोड़े आपको उमंग, थोड़ी थोड़ी रे ऑफ होप आपकी लाइफ में आना स्टार्ट होगी। एक दिन में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों इतने साल की कंडीशनिंग, इतने साल की हमारी सोच बनी है, अभी मिनिमम आप 18-20 साल के तो मिनिमम सब बच्चे हो यहाँ पर, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था, जो बच्चे, उनके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो अभी ज्वाइन हुए हैं, कि खुश कैसे रहें, फ्रस्ट्रेशन कैसे कम करें, स्ट्रेस कैसे कम करें, और पढ़ाई में जोश, पढ़ाई में होश वापस कैसे लेके आएं। तो वही बात मैंने जो डिस्कस करी थी उसको मैं दोबारा से 2 मिनट लेके डिस्कस कर रहा हूं, और फिर मैं अपने सेशन को समाप्त करूंगा। और उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि थोड़ा सा डाउन टू अर्थ बने, थोड़ा सॉफ्टनेस लेके आए, थोड़ा चीजों को डुअलिटी में ना देखें, ये अच्छा ये बुरा,
वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा। तो इन चीजों को आप लास्ट ईयर डीटी और दिस ईयर डीटी डिफरेंस प्लीज, वो मैंने क्लास के अंदर जब हम डिस्कस करते हैं तो जितने भी चीजें आई हैं डिफरेंसेस अमेंडमेंट्स के, ये स्मार्ट नोट्स के लिंक्स आपको मिलेंगे और उसके अंदर ये मैंने हाईलाइट कर रखे हैं डिफरेंसेस, तो ये मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ऐसे। तो ये नोट्स को ना, हर सेशन के नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सेशन सारे हमारे चैनल पे पड़े हैं, उससे आप डाउनलोड कर लीजिए। नीचे आपके सेशन 1 के नोट्स, सेशन 2 के नोट्स, सेशन 3 के नोट्स, सेशन 4 के नोट्स, और नीचे आपको ना ये हाईलाइटेड ग्रे एरिया में, ग्रे एरिया लकूना जो हम इनकम टैक्स की भाषा में कहते हैं, आपको सारी चेंजेस मिल जाएंगी। हाँ जी, कैन पॉसिबल टू पास विद इन 2 months फॉर CMA फर्स्ट ग्रुप। देखो बेटा, एक होता है मैं बोलूं बेटा सब कुछ पॉसिबल है, एक राय तो ये है, मैंने बोला ना, एक राय तो ये दे सकता हूं सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। एक राय है बी प्रैक्टिकल। तो ये 2 महीने में आपको ये देखना पड़ेगा क्या आपने पहले कभी पढ़ाई करी है, पहले आपने क्या भी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस देखे हैं, क्या फुल फ्लेज सिलेबस किया है। दैट विल डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स कृष्णा, दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन वन। अगर हम बोले भाई खुदकुशी कर लो, भाई कर लो देखा जाएगा जो होगा, वो एक वे, एक ओपिनियन है। दूसरा ओपिनियन ये होता है बी प्रैक्टिकल। सो व्हेन आई डिड माय सीए, आई डिड इट बाय गिविंग वन ग्रुप एट अ टाइम, सो डजंट मैटर। तो मैंने अपना फाइनल जो दिया था एक एक करके दिया था फाइनल वाला एग्जाम, तो एक मैंने, मुझे पता था अपनी कैपेसिटी। तो आई थिंक यू शुड नो योर कैपेसिटी एंड प्ले ऑन इट। टाइम इज नथिंग, टाइम इज इन द माइंड। जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन रहे हैं 70, 75, 78 साल की उम्र में, लोगों जी, और कितने ओल्ड प्रेसिडेंट बने हैं 78 साल में। 78 में लोग सोचते हैं कि भाई रिटायर हो गए मर जाएं। 78 छोड़ो, 68, 70 में भी लोग सोचते हैं कि भाई खत्म हो जाए बस, बहुत हो गया। वो प्रेसिडेंट है, उमंग है। तो अगर कोई 40 साल का बंदा सोचे कि भाई अब तो 40 साल ही, 40 साल तो जिंदगी के और पड़े हैं, तो टाइम तो कुछ होता ही नहीं, माइंड का क्रिएशन है। इस बात को याद रखिएगा। कोई नहीं डियर कृष्णा, कोई नहीं, आप टच में रहिएगा। देखते हैं फिर क्या बात होती है, एक बार डिस्कस करेंगे, कभी बैठ के टाइम मिलेगा तो आप डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। तो बी इन टच विद मी। सो चलो बच्चों, टेक केयर। सो आप लोगों की क्वेरीज नहीं है फिर इस टाइम पे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।